हेलो दोस्तों, पहले भाग के लाइक और कमेंट को देखकर अच्छा लगा कि आपको पहला भाग इतना पसंद आया। उम्मीद है आपको दूसरा भाग भी उतना ही पसंद आएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। अध्याय 21 महकती सुबह और नन्हा साथी। जादुई ट्रेडिंग सिस्टम में हर छोटी चीज के लिए कीमती स्टार सिक्के खर्च करना अंजलि को फिजूल खर्ची लगा। उसने तय किया कि वह फिलहाल सिक्के बचाएगी। भूख मिटाने के लिए उसके पास अपने स्पेस के फलों का खजाना था। उसने अपनी चेतना से स्पेस की पहाड़ी पर देखा। वहां मुट्ठी के आकार की बड़ी और रसीली लाल स्ट्रॉबेरी लटकी हुई थी। 3-4 खाते ही उसका पेट भर गया। फल इतने ज्यादा थे कि वह अकेले खत्म नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कुछ तोड़कर अपने उस नए दोस्त सर्वनाश वाले आयाम का दोस्त के लिए रख दिए, जो अभी तक ऑफलाइन था। उसने सोचा कि नए दोस्त बनाने का यह अच्छा तरीका है। जब अंजलि बिस्तर पर लेटी, तो उसके बाल सूख चुके थे। शैम्पू और बाथ जेल की भीनी भीनी खुशबू उसे सुकून दे रही थी और वह गहरी नींद सो गई। अगली सुबह जब खिड़की से आती धूप उसकी पलकों पर पड़ी, तो उसकी नींद खुली। दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हो रही थी। अंजलि उठी, अपने सूखे हुए कपड़े पहने और दरवाजा खोला। सामने नन्हा सक्षम वेन किंग खड़ा था, जो अपने छोटे छोटे हाथों से दरवाजे को थपथपा रहा था। अंजलि को देखते ही वह पहले चौंक गया, फिर शर्माकर भाग गया। तभी अंकित एंड शियांग भी अपने बिखरे बालों के साथ कमरे से बाहर आया। भागता हुआ सक्षम उसके पैरों से टकराया। अंकित ने उसे गोद में उठाया और हंसते हुए बोला, सक्षम, क्या तू मुझे ढूंढ रहा था? ये अब बुआ का कमरा है। मैं तो आर्यन भाई के साथ वाले कमरे में सोता हूँ। ठीक है। सक्षम ने मासूमियत से सिर हिलाया, फिर अंजलि की तरफ देखकर बोला, बुआ से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अंकित हंसने लगा, बदमाश कहीं का। फिर उसने भी महसूस किया कि अंजलि के पास से वाकई एक ताजगी भरी खुशबू आ रही थी। उसे अपनी माँ की बात याद आई कि वह खुद कितना बदबूदार है। उसने सोचा कि उसकी बहन वाकई खास है। तभी माया एंड मेयुन उदास चेहरा लेकर आई। उसकी आवाज से लग रहा था कि वह रात भर रोई है। माँ ने नाश्ते के लिए बुलाया है, उसने धीरे से कहा। अंजलि ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे अब माया के घड़ियाली आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर के बाकी सदस्य काम पर जा चुके थे। मेज पर सिर्फ अंजलि और अंकित थे। अंजलि को देर तक सोने पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई, पर अंकित को देखकर लगा कि वह तो इसका आदी है। अंजलि ने मन ही मन तय किया कि कल से वह जल्दी उठकर माँ सुमित्रा की मदद करेगी। सुमित्रा ने प्यार से कहा, अंजलि बेटा, तेरे लिए अंडे रखे हैं, वो जरूर खाना। अंकित ने अंडा छीलकर अंजलि को दिया। अंजलि ने उसे सक्षम को देना चाहा, पर सुमित्रा ने बताया कि सक्षम पहले ही खा चुका है। नाश्ते के बाद अंजलि ने खुद बर्तन साफ किए। सुमित्रा तैयार होकर आई और बोली, चलो अंजलि, आज हम बाजार चलेंगे और तेरे लिए नए कपड़े लाएंगे। माया भी साथ जाना चाहती थी, पर उसे कल की आनंद प्रकाश की चेतावनी याद थी। उसे डर था कि अगर उसने अंजलि को परेशान किया, तो उसे शहर में नौकरी नहीं मिलेगी और उसे गांव भेज दिया जाएगा। वह मन ही मन बदला लेने की कस्में खा रही थी, पर फिलहाल चुप रहना ही उसकी मजबूरी थी। सुमित्रा ने सक्षम से कहा, बेटा, दादी तुझे गोद में लेकर बाजार नहीं जा पाएगी, तू थक जाएगा। तू माया दीदी के साथ घर पर खेल, मैं तेरे लिए मिठाई लाऊंगी। सक्षम का चेहरा उतर गया, वह दादी की गर्दन से चिपक गया। तब अंजलि ने हाथ आगे बढ़ाया, सक्षम, अगर तू चलना चाहता है तो बुआ तुझे गोद में ले लेगी। दादी थक गई हैं, पर बुआ नहीं थकी। सक्षम ने पहली बार अंजलि को मना नहीं किया और खुशी खुशी उसकी गोद में चला गया। अध्याय 22 शहर की सैर और माँ का दुलार। सुमित्रा नान को पिछले कुछ समय से कमर दर्द की शिकायत थी, इसलिए उनके लिए सक्षम वेनकिन को लंबे समय तक गोद में उठाना मुश्किल था। उन्होंने अंजलि को हिदायत दी, बेटा, उसे ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना, बच्चा भारी है। अगर थक जाओ, तो अंकित की पीठ पर लाद देना, खुद को कष्ट मत देना। अंजलि ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वह जानती थी कि माया एंड मेयुन घर पर अकेली है, पर उसने सावधानी बरतते हुए सक्षम को अपने साथ ही रखा। पिछले जन्म में माया ने इसी मासूम का अपहरण किया था,
अंजलि अब उसे सक्षम के पास फटकने भी नहीं देना चाहती थी। उसे शक था कि सक्षम का डरपोक स्वभाव बचपन में माया द्वारा दी गई मानसिक धमकियों का नतीजा था। वे पैदल नहीं, बल्कि साइकिल से निकले। सुमित्रा अपनी साइकिल खुद चला रही थी, जबकि अंकित की साइकिल के पीछे अंजलि बैठी थी और उसकी गोद में सक्षम था। अंजलि को जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। रास्ते में अंकित ने बताया कि ठाकुरों गांव परिवार की सार्वजनिक आलोचना के बाद उन्हें सुधार शिविर में भेज दिया जाएगा। ये सुनकर अंजलि को चैन मिला। हालांकि ठाकुरों के बाकी बच्चे इस अपराध में शामिल नहीं थे, पर देशद्रोही और अपराधी की संतान होने का कलंक उन्हें जीवन भर चैन से नहीं जीने देगा। 40 मिनट बाद वे शहर के बड़े गवर्नमेंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर पहुंचे। दोपहर का वक्त था, इसलिए भीड़ कम थी। सुमित्रा उसे सीधे दूसरी मंजिल पर ले गई जहां कपड़े और जूते मिलते थे। अंजलि, अपने लिए 2-3 जोड़ी बढ़िया कपड़े चुन ले। मैं जरा कपड़ा सेक्शन से तेरे लिए अंदर पहनने वाले बनियान और जरूरी चीजों का कपड़ा सिलवाने के लिए ले आती हूँ। अंजलि ने स्टोर के कपड़ों को ध्यान से देखा। 70 के दशक के हिसाब से वहाँ काफी वैरायटी थी। उसे साड़ियाँ और फ्रॉक भी पसंद थे, पर वह जानती थी कि उसका शरीर इस वक्त बहुत दुबला और काला है। उस पर फिटिंग वाले कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए उसने व्यवहारिक चुनाव किया। उसने 2 काले पैंट और एक नीली कमीज चुनी। ये रंग काम करने में गंदा कम होता था। साथ ही उसने 2 जोड़ी नीली सफेद धारीदार कमीजें और कपड़े के जूते, कैनवस शूज भी लिए। सुमित्रा जब वापस आई, तो अंजलि की सादगी देखकर भावुक हो गई। बेटा, पसंद तो तेरी बहुत अच्छी है, पर ये कपड़े तुझ पर थोड़े ढीले होंगे। कोई बात नहीं, घर चलकर मैं इन्हें तेरी फिटिंग के हिसाब से दोबारा सिल दूंगी। उस दौर में तैयार कपड़ों के साइज आज की तरह परफेक्ट नहीं होते थे। हर घर की औरत को सिलाई कढ़ाई आती थी और वे कपड़े खरीदकर घर पर ही उन्हें ठीक कर लेती थी। माँ, एक फ्रॉक या साड़ी भी ले ले। लड़कियों पर ये अच्छे लगते हैं, सुमित्रा ने आग्रह किया। आज मैं राशन कार्ड और ढेर सारे कूपन साथ लाई हूँ, कंजूसी मत कर। आनंद प्रकाश शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल के प्रिंसिपल थे, जो उनके परिवार ने ही कभी शुरू किया था। उनका वेतन और भत्ते बहुत अच्छे थे। अंजलि का सबसे बड़ा भाई सेना में अफसर था, दूसरा भाई भी स्कूल में टीचर था और तीसरा डॉक्टर। सबके राशन कूपन सुमित्रा के पास ही जमा होते थे, इसलिए उनके घर में खाने पीने और कपड़ों की कोई कमी नहीं थी। अंजलि ने मना कर दिया, नहीं माँ, अभी मेरी सेहत ठीक नहीं है। जब मैं थोड़ी तंदुरुस्त हो जाऊंगी और मेरा रंग साफ हो जाएगा, तब हम दोबारा आकर अच्छी साड़ियाँ खरीदेंगे। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, खासकर अंजलि के मुंह से पहली बार सहजता से माँ सुनकर। ठीक है लाडली, हम तेरी बात मानेंगे। अब से मैं तुझे रोज मलाई और घी खिलाऊंगी ताकि तू जल्दी से चंगी हो जाए। तभी अंकित वहां पहुंचा। उसके कंधे पर सक्षम बैठा था और उसके हाथ में एक छोटी सी खिलौना धपली थी। कपड़े चुन लिए, पैसे मैं दूंगा, माँ आप बस कूपन दे देना। सुमित्रा ने अंकित को घूरा, पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तू तो हमेशा मुझसे पॉकेट मनी मांगता रहता है। अंकित सीना तानकर बोला, वरुण और आर्यन भाई ने दिए हैं। अपनी बहन के लिए इतना तो वे कर ही सकते हैं। सुमित्रा हंस पड़ी, तू बड़ा शातिर है। ठीक है, इन कपड़ों के पैसे मैं दूंगी। तेरे भाइयों वाले पैसे तू अंजलि को पॉकेट मनी के तौर पर दे देना। वह अभी अभी आई है, उसके पास अपनी कोई बचत नहीं है। कुछ पैसे पास रहेंगे तो वह अपनी मर्जी की चीजें खरीद सकेगी। ये भी बढ़िया है। अंकित की आंखों में चमक आ गई। हालांकि पैसे अंजलि के पास जाने थे, पर उसे खुशी थी कि कम से कम उसकी जेब से कुछ खर्च नहीं हो रहा था। अध्याय 23, दादा दादी का आगमन और एक पुराना परिचित। सुमित्रा झोनान ने अंजलि के लिए चुने गए जूते देखे और बोली, अंजलि, ये जूते तो तेरी भाभी नीलम के नाप के ही हैं। कपड़े के जूते रहने दे, तेरी भाभी के पास कई नई जोड़ियां पड़ी हैं जो उसने अभी तक नहीं पहनी। घर चलकर उससे एक जोड़ी ले लेना। अंजलि को हिचकिचाहट हुई, पर माँ, क्या भाभी को बुरा नहीं लगेगा? अरे नहीं, नीलम सुलझी हुई है। वैसे भी मेरे पास घर पर पुराने कपड़े और रबर पड़ा है। मैं कुछ दिनों में उसके लिए नए जूते सी दूंगी और वो उसे दे देगी, सुमित्रा ने सहजता से कहा।
सुमित्रा और उनकी बहू के बीच का तालमेल वाकई काबिले तारीफ था। अंजलि ने काले चमड़े के जूते चुने, सुमित्रा ने बिल चुकाया और वे दुकान से बाहर निकले। बाहर निकलते ही सुमित्रा ने अंकित एंड शियांग को अंजलि के लिए ताजे तले हुए भटूरे, क्रूलर्स और तिल की टिक्की खरीदने भेजा, जबकि वह खुद सब्जी मंडी से ताज़ा मांस और सब्जियां लेने चली गई। अंजलि ने मजे से तिल वाली टिक्की खाए और एक टुकड़ा नन्हे सक्षम वेन किंग को भी दिया। अंकित ने सक्षम को कंधे पर उठा रखा था, पर सक्षम के मुंह पर तिल चिपके देख वह चिढ़ गया और मजाक में उसके छोटे से पिछले हिस्से पर एक हल्की सी चपत लगा दी। जब सुमित्रा वापस आई, तो उनके हाथ में मांस, हरी प्याज और सब्जियां थीं। चलो बच्चों, घर चलते हैं। आज शाम तुम्हारे पापा स्कूल से जल्दी आएंगे और तुम्हें तुम्हारे दादा दादी से मिलवाएंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि उनकी असली पोती लौट आई है। वे घर पहुंचे तो देखा कि आंगन में 2 साइकिलें खड़ी थीं। माया एंड मेयुन बाहर आई, उसका चेहरा उतरा हुआ था। माँ, दादाजी और दादी जी आए हैं, और उनके साथ जय, पे जियंगुओ भैया भी आए हैं। सुमित्रा का नाम सुनते ही चेहरा पीला पड़ गया। वे अपनी सास, अंजलि की दादी, से बहुत डरती थी। अंजलि की दादी को शुरू से ही सुमित्रा का किसान परिवार से होना पसंद नहीं था। हालांकि देश आजाद होने के बाद आनंद परिवार की जमींदारी चली गई थी और उनकी हैसियत कम हो गई थी, फिर भी दादी का मिजाज वैसा ही रोबीला था। तभी घर के अंदर से एक युवक बाहर आया। वह जय था। अंजलि उसे देखते ही ठिठक गई। पिछले जन्म में यही जय उसका पति बना था। जय का परिवार साधारण था, पर उसके दादा और अंजलि के दादा पुराने फौजी दोस्त थे, इसलिए दोनों परिवारों में गहरा रिश्ता था। अंजलि को याद आया कि माया ने अपने पिछले जन्म की यादों में जय के बारे में क्या क्या कहा था। जय दिखने में तो सीधा था, पर वह अपने चाचा विजय की दौलत पर पलने वाला एक निकम्मा इंसान था। उसके चाचा विजय सेना में ऊंचे पद पर थे और बाद में एक बड़े स्टील प्लांट के मालिक बने। विजय ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए उनकी मौत के बाद सारी जायदाद जय को मिली। पिछले जन्म में जय ने अंजलि को बहुत दुख दिए थे। अमीर होने के बाद उसने कई औरतों के साथ संबंध रखे, पर अंजलि ने सब सह लिया। माया को अंजलि की इसी कमजोरी से चिढ़ थी, क्योंकि उसे लगता था कि अंजलि इतनी बड़ी हवेली की मालकिन बनने के लायक नहीं थी। यही वजह थी कि इस जन्म में माया ने अंजलि को रास्ते से हटाकर खुद जय को फंसाने की योजना बनाई थी। जय ने मुस्कुराकर अंजलि को देखा। चाची, लगता है यही अंजलि बहन है। ये तो बिल्कुल आप पर गई है। सुमित्रा ने जय का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें लगा कि एक बाहरी व्यक्ति की मौजूदगी में शायद अंजलि के दादा दादी उन्हें सबके सामने नहीं डांटेंगे। अंजलि चुपचाप सब देख रही थी। वह जानती थी कि जय का भविष्य क्या है और माया उसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ी है। पर अंजलि के मन में अब जय के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे तो बस अपने परिवार को उस बर्बादी से बचाना था जो माया लाने वाली थी। अध्याय 24। पुराने रईस और रसोई की कमान। अंजलि एंड जिक्सिया जानती थी कि जय पे जियंगुओ कोई हीरा नहीं है, इसलिए वह उससे कोसों दूर रहना चाहती थी। लेकिन माया एंड मेयुन की योजना कुछ और ही थी। वह जय को यह दिखाना चाहती थी कि वह कितनी संस्कारी और आकर्षक है। उसने जानबूझकर अंजलि के सामने जय की ओर लजीली निगाहों से देखा। जय भी इस बनावटी प्यार को देखकर चकाचौंध था। उसे लगा कि माया सच में उसे पसंद करती है। सुमित्रा झूनान को इस नौटंकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सामान लेकर सीधे अंदर चली गई। बैठक में दादाजी, ओल्ड मास्टर एन और दादी जी अपनी पुरानी रोबीली कुर्सियों पर बैठे थे। माहौल में तनाव था। पिताजी, माताजी, आप अचानक कोई खबर तो भिजवाई होती, सुमित्रा ने सिर झुकाकर कहा। दादाजी की आंखों में गुस्सा था। अगर हम नहीं आते, तो तुम हमें कब बताने वाली थी? हमारी अपनी पोती बदल दी गई और हमें पता तक नहीं चला। सुमित्रा कुछ बोल पाती, उससे पहले अंकित एंड शियांग ने नन्हे सक्षम वेन किंग को दादाजी की गोद में डाल दिया। दादाजी, माँ को मत डांटिए, वे खुद भी तो दुखी हैं। अगर उस समय घर में कोई और होता, तो उन ठाकुरों की हिम्मत नहीं होती अंजलि को बदलने की। इसमें माँ की क्या गलती?
जय ने भी बीच बचाव किया, जिससे दादाजी का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। आखिर आनंद परिवार की भी कुछ लापरवाही रही थी। दादी जी, जो अब तक चुप थी, खड़ी हुई और अंजलि की ओर देखा। तो यही हमारी अंजलि है, बिल्कुल सुमित्रा जैसी दिखती है। इधर आ बेटा। अंजलि धीरे से पास गई। दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया। शाबाश, घर आकर कैसा लग रहा है? कुछ दिन हमारे पास रहने चलेगी। माया ये देखकर जल भून गई। वह 2 साल से इन बूढ़ों की चापलूसी कर रही थी, पर उन्होंने कभी उसे भाव नहीं दिया। और अंजलि को देखते ही उन्होंने उसे अपने घर बुला लिया। अंजलि ने मुस्कुराकर मना कर दिया, दादी जी, अभी तो मैं घर को समझ रही हूँ, कुछ दिनों बाद जरूर आऊंगी। दादी ने ज्यादा जोर नहीं दिया, पर अंजलि का व्यवहार उन्हें पसंद आया। जय कुछ देर बाद विदा हो गया। माया ने उसे इसलिए बुलाया था ताकि वह अंजलि की हालत देख सके, दुबली, काली और बदसूरत। वह चाहती थी कि जय के मन में अंजलि की एक बुरी छवि बन जाए ताकि वह फिर कभी उससे शादी की न सोचे। रसोई में सुमित्रा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। अंजलि वहां मदद के लिए पहुंची। सुमित्रा ने बताया कि वह मांस, सब्जी और हाथ से बने नूडल्स बनाने वाली है क्योंकि दादाजी को नूडल्स बहुत पसंद हैं। माँ, दादी जी को खाना बनाना नहीं आता क्या? अंजलि ने पूछा। नहीं बेटा, वे पुराने खानदानी रईस परिवार से थी। आजादी से पहले हमारे घर में नौकरों की फौज होती थी। तुम्हारी दादी ने कभी माचिस तक नहीं जलाई थी। पर जब जमींदारी गई और तुम्हारे दादाजी ने सारी संपत्ति देश को दान कर दी, तब जाकर हम इस सादे जीवन में आए। तुम्हारे दादाजी बहुत दूरदर्शी थे, वरना आज हमें पूंजीवादी कहकर जेल में डाल दिया गया होता। सुमित्रा ने पुरानी यादें साझा की। अंजलि को पता चला कि सुमित्रा का खाना बस ठीक ठाक होता है, बहुत स्वादिष्ट नहीं। पिछले जन्म में अंजलि एक बड़े शेफ के साथ रही थी और उसे खाना बनाने का बहुत शौक और तजुर्बा था। माँ, आप नूडल्स बनाइए, मांस का सालन, करी, मैं बनाती हूँ, अंजलि ने आत्मविश्वास से कहा। माया अपने कमरे में छिपी थी, क्योंकि वह दादाजी के अनुशासन से बहुत डरती थी। इधर रसोई में अंजलि अपनी जादुई शेफ वाली कला दिखाने के लिए तैयार थी। अध्याय 25, अंजलि का हुनर और माँ का शक। बेटा, क्या तू वाकई बना लेगी? सुमित्रा झूनान को अंजलि की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सुमित्रा का अपना मायका समृद्ध था, पर वहां भी मांस तभी बनता था जब कोई खास त्योहार हो। और अंजलि जिस ठाकुर परिवार से आई थी, वे तो बेहद कंजूस और गरीब थे। सुमित्रा को लगा कि अंजलि शायद मांस बनाना तो दूर, उसे चखने के लिए भी तरसी होगी। अंजलि ने आत्मविश्वास से चाकू उठाया। माँ, आप नूडल्स देखिए, मैं तब तक मसालेदार मांस, ब्रेस्ड पोर्क तैयार कर देती हूँ। अगर आपको लगे कि मैं मांस खराब कर रही हूँ, तो आप मुझ पर नजर रख सकती हैं। अंजलि ने मांस के टुकड़ों को बड़ी कुशलता से एक समान चौकोर आकार में काटना शुरू किया। शुरुआत में उसके हाथ थोड़े हिचकिचाए, पर जल्द ही वह एक सधे हुए रसोई की तरह चाकू चलाने लगी। सुमित्रा का खाना बनाना बस पेट भरने के लिए होता था। जल्दबाजी में वह न तो मसालों का सही चुनाव कर पाती थी और न ही स्वाद का। घर में न तो अदरक था और न ही खास मसाले। पर अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने चीनी को कढ़ाई में पिघलाकर उसका कैरेमल बनाया ताकि मांस पर सुनहरा रंग आ सके। जब अंजलि मांस में बैजियू, शराब और सोया सॉस डालकर उसे पकाने लगी, तो सुमित्रा गहरी सोच में डूब गई। इस लड़की को इतना अनुभव कहाँ से आया? ये तो ऐसे मांस बना रही है जैसे इसने हजारों बार बनाया हो। ठाकुरों के घर में तो नमक के लाले थे, फिर ये हुनर कहाँ से सीखा? सुमित्रा को नहीं पता था कि अंजलि पिछली सदी के एक मशहूर शेफ के साथ रह चुकी थी। अंजलि खुद भी कुछ यादें भूल चुकी थी, जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। सुमित्रा को शक हुआ कि शायद माया एंड मेयुन पिछले 2 सालों से ठाकुरों को चोरी छिपे पैसे और मांस भेज रही थी, और अंजलि ने वहीं इसे बनाना सीखा होगा। सुमित्रा का मन माया के प्रति और भी कड़वा हो गया। उसे लगा कि माया ने उसकी सगी बेटी का हक मारकर अपने असली माता पिता को ऐश करवाई थी। तभी घर में आनंद प्रकाश, वरुण और नीलम भाभी दाखिल हुए। घर में घुसते ही आनंद प्रकाश ठिठक गए।
अरे, ये कैसी गजब की खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े रईस के घर में दावत पक रही हो। आनंद प्रकाश जानते थे कि सुमित्रा मांस को बस मिर्च के साथ भून देती थी, जो स्वाद में औसत होता था। पर आज की खुशबू उन्हें अपने बचपन की याद दिला गई, जब उनके रईस परिवार के शाही रसोई खाना बनाया करते थे। सुमित्रा ने मुस्कुराकर कहा, अंदर जाए, अंजलि के दादा दादी कमरे में हैं। आज का ये खास मांस अंजलि ने बनाया है। आनंद प्रकाश का चेहरा तनावपूर्ण हो गया। क्या पिताजी और माताजी ने तुम दोनों को बहुत डांटा? पिताजी थोड़े नाराज थे कि हमने सच छिपाया, पर दादी जी को अंजलि पसंद आई है, सुमित्रा ने बताया। आनंद प्रकाश ने राहत की सांस ली। उनकी माँ, अंजलि की दादी, एक बहुत ऊंचे खानदान की महिला थी और सुमित्रा को कभी पसंद नहीं करती थी। पर वक्त के साथ और सुमित्रा की अथक सेवा के बाद अब रिश्ते थोड़े सामान्य थे। खाना मेज पर सजाया गया। पूरा परिवार एक साथ बैठा। दादाजी और दादी जी मुख्य कुर्सियों पर विराजमान थे। सुमित्रा ने नन्हे सक्षम को खाना खिलाना शुरू किया। माया भी चुपचाप कोने वाली सीट पर बैठ गई। आनंद प्रकाश ने बड़े आदर से अपने माता पिता की प्लेट में मांस परोसा। पिताजी, माताजी, इसे चख कर देखिए। आज अंजलि ने अपने हाथों से बनाया है। दादाजी को हाथ के बने नूडल्स पसंद थे, जबकि दादी जी को वे साधारण लगते थे। पर सुमित्रा ने दोनों के लिए उनकी पसंद का खास ध्यान रखा था। जैसे ही दादाजी ने मांस का पहला टुकड़ा मुंह में रखा, उनकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। ये सिर्फ खाना नहीं था, यह अंजलि की मेहनत और उसका इस परिवार में पहला कदम था। अध्याय 26, दादाजी का कड़ा फैसला। दादाजी ने बड़े चाव से नूडल्स खाए और अंजलि के बनाए मांस का स्वाद लिया। इस बच्ची के हाथ में हुनर तो है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। दादाजी खाने के मामले में बहुत पारखी थे। आजादी से पहले उन्होंने रईसी देखी थी, जहां मांस के शोरबे को घंटों धीमी आंच पर पकाया जाता था। हालांकि अंजलि का बनाया मांस उन शाही व्यंजनों जैसा नहीं था। आखिर घर में मसालों की कमी थी, फिर भी वह सुमित्रा के साधारण खाने से कहीं बेहतर था। अंजलि मुस्कुराई, दादाजी, अगर आपको पसंद आया तो मेरी मेहनत सफल हुई। वह जानती थी कि दादाजी बस उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। खाना खत्म होने के बाद माया एंड मेयून ने फुर्ती दिखाते हुए बर्तन समेटे और साफ करने लगी। वह मन ही मन दादा दादी को कोस रही थी, पर उनके सामने जबान खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे चिढ़ थी कि अंजलि ने रसोई में हाथ बटाकर सबका दिल जीत लिया, जबकि वह खुद दादाजी के डर से कमरे में छिपी रही। माया को लगा कि वह बहुत चालाक है, पर दादी जी ने दुनिया देखी थी। उन्हें माया की बनावटी चापलूसी और अंजलि की सहज मेहनत के बीच का अंतर साफ दिख रहा था। खाना खाने के बाद दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा, आनंद, मेरे साथ स्टडी रूम अध्ययन कक्ष में आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आनंद प्रकाश समझ गए कि अब असली फैसला होगा। स्टडी रूम छोटा था, जहां दादाजी और दादी जी कुर्सियों पर बैठ गए और आनंद प्रकाश हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे। माया और अंजलि के मामले में तुम्हारा क्या विचार है? दादाजी ने सीधा सवाल किया। आनंद प्रकाश ने बताया कि उन्होंने ठाकुरों, गांव परिवार को सुधार शिविर भिजवा दिया है और अंजलि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले उस शराबी गुंडे के खिलाफ भी सबूत जुटा लिए हैं। झिशिया की बदनामी न हो, इसलिए हम इस मामले को कानूनी तौर पर नहीं, बल्कि अपने रसूख से सुलझाएंगे। उस आदमी ने पहले भी एक जुर्म किया है, मैं उसे उसी में फंसवा दूंगा। दादाजी ने सिर हिलाया। वह तो बाहर का मामला है, घर के अंदर का क्या? इन दोनों लड़कियों का क्या करोगे? आनंद प्रकाश झिझके, पिताजी, पहले मैंने सोचा था कि दोनों को साथ रखेंगे, पर अंजलि इसके लिए तैयार नहीं है। अब मैंने सोचा है कि माया के लिए कहीं दूर नौकरी ढूंढ देता हूँ ताकि वह घर से बाहर रहे और अंजलि को बुरा न लगे। मूर्खता, दादाजी ने उसे बीच में ही टोक दिया। दादी जी ने शांत स्वर में पूछा, क्या दोनों को साथ रखने का विचार सुमित्रा का था? नहीं माँ, यह मेरा विचार था। आखिर माया ने मुझे इतने सालों तक पापा कहा है। मेरा दिल उसे सड़क पर छोड़ने को नहीं मान रहा था, आनंद प्रकाश ने स्वीकार किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, दादाजी बोले। अंजलि को मामूली लड़की मत समझो। उसने जो दुख झेले हैं,
उसने उसे पत्थर बना दिया है। वह माया को यहाँ बर्दाश्त नहीं करेगी। और माया, वह भी कम चालाक नहीं है। अगर तुमने उसे शहर में ही नौकरी दिलाई, तो वह बार बार घर आएगी। अंजलि को हर बार उसे देखकर अपना दुख याद आएगा। तुम्हारे दोनों बेटे भी बढ़ जाएंगे और घर में कलेश होगा। क्या तुम इतने सालों से टीचर होकर भी बच्चों का मनोविज्ञान नहीं समझते? आनंद प्रकाश असहाय महसूस करने लगे। पिताजी, आप ही बताइए फिर क्या रास्ता है? दुनिया में हर समस्या का हल आसान नहीं होता आनंद। जब दो रास्तों के बीच चुनाव करना हो, तो कड़ा होना पड़ता है। वरना तुम बीच में फंसकर दोनों का नुकसान करोगे। दादाजी ने तीखी नजरों से उसे देखा। ऐसा लग रहा था कि दादाजी ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिसे सुनकर शायद आनंद प्रकाश के पैर तले जमीन खिसक जाए। अध्याय 27, शतरंज की बिसात और माया का असली चेहरा। दादाजी ने स्टडी रूम में आनंद प्रकाश को देश की वर्तमान स्थिति समझाई। आनंद, देश में शिक्षित युवाओं को गांव भेजने, यूथ टू विलेजर्स मूवमेंट का दौर चल रहा है। जो युवा नौकरी में नहीं है, उन्हें गांव जाकर खेती और विकास में हाथ बटाना पड़ रहा है। हमारे घर से अभी तक कोई गांव नहीं गया है। ये बात बाहर के लोगों की नजरों में खटक सकती है। आनंद प्रकाश चतुर थे, वे तुरंत समझ गए। पिताजी, क्या आपका मतलब है कि माया एंड मेयून को शिक्षित युवा बनाकर गांव भेज दिया जाए? दादाजी की आंखें चमक उठी। अंजलि का शहरी रजिस्ट्रेशन, शहरी राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। वह कानूनी तौर पर अभी भी ग्रामीण है, इसलिए उसे दोबारा गांव भेजने का सवाल ही नहीं उठता। घर में अब सिर्फ माया और अंकित एंड शियांग ही ऐसे हैं जिनका शहरी रजिस्ट्रेशन है और उनके पास नौकरी नहीं है। अंकित हमारा अपना बेटा है, और माया। दादाजी की चाल साफ थी। माया को गांव भेजकर वे अंजलि को घर में शांति दे सकते थे और साथ ही समाज में ये संदेश भी जाता कि आनंद परिवार ने देश के नियमों का पालन किया है। कुछ समय बाद अंजलि का रजिस्ट्रेशन शहर में करवा कर उसे यही नौकरी दिलवा दी जाती। अध्ययन कक्ष से बाहर आकर दादीजी ने अंजलि का हाथ थामा। अंजलि बेटा, कुछ दिन मेरे पास हवेली में रहने आना। तू बहुत दुबली है, मैं तुझे बादाम और दूध खिलाकर गोल मटोल बना दूंगी। अंजलि ने मुस्कुराकर हामी भर दी। सुमित्रा झोनान ने अंजलि को पास बुलाकर फुसफुसाया, बेटा, दादीजी की एक छोटी बेटी थी जो बचपन में ही गुजर गई थी। तेरी आंखें बिल्कुल अपनी उस बुआ जैसी हैं, इसलिए दादीजी तुझे इतना प्यार कर रही हैं। बस उनके सामने अपनी बुआ का जिक्र मत करना, उन्हें दुख होगा। सुमित्रा को याद आया कि माया जब छोटी थी, तब उसने दादीजी की अलमारी से अपनी मर चुकी बुआ की एक कीमती फ्रॉक निकालकर फाड़ दी थी और उनकी एकमात्र पुरानी तस्वीर भी जला दी थी। उसी दिन से दादीजी ने माया से नाता तोड़ लिया था। माया को आज तक नहीं पता था कि दादीजी उससे इतनी नफरत क्यों करती हैं। तभी आनंद प्रकाश और सुमित्रा अपने कमरे में चले गए। अंदर से सुमित्रा के सिसकने की आवाज आ रही थी। शायद आनंद प्रकाश ने उन्हें माया को गांव भेजने के फैसले के बारे में बता दिया था। आखिर सुमित्रा ने उसे 18 साल तक अपनी बेटी माना था। माया रसोई साफ करके बाहर आए और अंजलि के सामने बैठ गई। सुमित्रा के रोने की आवाज सुनकर उसने अंजलि पर तंज कसा, देख रही हो माँ, पापा को मुझे भेजने में कितना दुख हो रहा है। अंजलि, जो बीत गया उसे भूल जाओ। हम दोनों बहनें बनकर इस घर में क्यों नहीं रह सकती? तुम नफरत फैलाकर क्या हासिल कर लोगी? अंजलि शांत रही। तुम्हें बीता हुआ वक्त कहना आसान लगता है क्योंकि तुमने सिर्फ सुख भोगा है। मेरे लिए वो 18 साल नर्क थे, और नर्क को कोई इतनी जल्दी नहीं भूलता। तभी आनंद प्रकाश के कमरे का दरवाजा खुला। माया ने तुरंत अपनी आवाज और चेहरे के हाव भाव बदल लिए। उसकी आंखों में बनावटी आंसू आ गए। अंजलि बहन, मैं तो बस इतना चाहती थी कि हम मिलकर माता पिता की सेवा करें। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें दुख देती है, तो मैं चली जाऊंगी। बस नफरत छोड़ दो, क्योंकि नफरत इंसान को अंदर से जला देती है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। अंजलि मन ही मन मुस्कुराए। माया अगर फिल्मों में हीरोइन बनती, तो जरूर ऑस्कर जीतती। उसकी पल भर में चेहरा बदलने की कला वाकई काबिल तारीफ थी। अध्याय 28, ममता का बंटवारा और कड़वा सच।
सुमित्रा, झूनान और आनंद प्रकाश अचानक कमरे से बाहर आ गए। माया एंड मेयुन की बनावटी सिसकियों ने सुमित्रा के दिल को पसीज दिया था। अंजलि के प्रति अपराध बोध तो था, पर 18 साल का ममता का बंधन सुमित्रा को माया की तरफ खींच रहा था। सुमित्रा ने अंजलि को लगभग डांटते हुए कहा, अंजलि, माँ जानती है तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम सब उसकी भरपाई की कोशिश कर रहे हैं। तेरी वजह से माया को घर से निकाला जा रहा है। क्या इतना काफी नहीं है? तू इतनी स्वार्थी क्यों हो रही है? तुझे जो चाहिए साफ साफ कह दे, हम सब तुझे संतुष्ट करेंगे, बस ये कलेश खत्म कर। अंजलि अवाक रह गई। उसने अपनी नजरें नीची कर ली। वह जानती थी कि 18 साल का साथ खून के रिश्ते पर भारी पड़ रहा है। उसने देखा कि सुमित्रा के पीछे खड़ी माया उसे चिढ़ाने के लिए चुपके से आंख मार रही थी। अंजलि एक पल में शांत हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, माँ, आप मुझे स्वार्थी कह रही हैं, पर असल में सबसे बड़ी स्वार्थी और लालची तो आप हैं। सुमित्रा चौंक गई। अंजलि आगे बोली, दर्द मुझे हुआ है, 18 साल का नर्क मैंने भोगा है। तो आप ये फैसला करने वाली कौन होती हैं कि अब बहुत हो गया? आप इसलिए ऐसा कह रही हैं क्योंकि आप अपनी क्रूरता स्वीकार नहीं करना चाहती। आप मुझे मुआवजा भी देना चाहती हैं और माया के प्रति अपना मोह भी नहीं छोड़ना चाहती। आप बिना कोई जिम्मेदारी लिए सारा दोष मुझ पर डाल रही हैं कि मैं आपको विकल्प चुनने पर मजबूर कर रही हूँ। सुमित्रा अवाक रह गई। अंजलि की वाक्पटुता और उसकी आंखों में छिपे सच ने उसे निरुत्तर कर दिया। आनंद प्रकाश का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया। उन्हें दादाजी की बात याद आई, दुविधा में फंसने से सब बर्बाद हो जाएगा। सुमित्रा ने बात बदलते हुए कहा, तेरे दादाजी ने फैसला किया है कि माया को शिक्षित युवक के तौर पर दूर किसी गांव में सेवा के लिए भेजा जाएगा। क्या तू जानती है गांव जाने का क्या मतलब है? हजारों मील दूर खेती करना, जहां से वापसी कब होगी कोई नहीं जानता। तो अंजलि ने बेरुखी से पूछा, क्या आप चाहती हैं कि मैं उस पर दया करूं? आप शायद भूल गई हैं कि मैं उसी गांव की मिट्टी में पली बड़ी हूं। मैंने बिना किसी गलती के वो सजा 18 साल काटी है, तो वह अपने हिस्से की सजा क्यों नहीं काट सकती? माया अब बुरी तरह घबरा गई। पापा, आपने तो कहा था कि आप मुझे शहर में ही नौकरी दिलाएंगे। मैं गांव नहीं जाना चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। आनंद प्रकाश ने कड़ाई से कहा, माया, हमारे परिवार से अब तक कोई भी बच्चा गांव नहीं गया है। सरकार का नियम सख्त है, किसी न किसी को तो जाना ही होगा। माया चिल्लाई, ये इसलिए क्योंकि मैं आपकी सगी नहीं हूँ। अंजलि और अंकित एंड शियांग भी तो घर के बच्चे हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजते? आनंद प्रकाश ने जवाब दिया, अंकित सेना में भर्ती होने जा रहा है, वह भी देश की सेवा है। जहां तक अंजलि की बात है, उसका राशन कार्ड और रजिस्ट्रेशन अभी भी गांव का ही है। वह कानूनी तौर पर पहले से ही ग्रामीण है, इसलिए उसे दोबारा भेजने का कोई नियम नहीं है। माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने पिछले जन्म की याद आई जब उसे पास के ही एक गांव में भेजा गया था जहां उसका शोषण हुआ था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पापा, मुझे कम से कम पास के गांव में भेज दीजिए, इतनी दूर मत भेजिए। माया को लगा कि अगर वह पास के गांव में रही, तो आनंद परिवार की मदद से वह जल्द वापस आ जाएगी। पर उसे क्या पता था कि इस बार शतरंज की चाल दादाजी ने चली है और वे उसे अंजलि से बहुत दूर भेजने का मन बना चुके हैं। अध्याय 29, प्यारा भाई और अंकित का सपना। आनंद प्रकाश ने माया एंड मेहुन को समझाने की बहुत कोशिश की। माया, गांव जाना देश की सेवा है, इसे इतना बुरा मत समझो, यह एक नेक काम है। माया ने अपने चेहरे से वह बनावटी दुख हटा दिया और उसकी आंखें अब शून्य में ताक रही थी। उसके लिए ये कहना आसान था, पर पिछले जन्म में उसने गांव में जो जिल्लत झेली थी, उसे याद कर वह अंदर से कांप रही थी। अंजलि को दादा दादी के इस कड़े फैसले पर हैरानी भी थी और उनके प्रति मन में आभार भी। उनका मकसद चाहे जो रहा हो, पर अंजलि के लिए ये सबसे सुखद परिणाम था। आनंद प्रकाश स्कूल के लिए निकल गए। सुमित्रा झोनान का मन अब अंजलि को अस्पताल ले जाने का नहीं था। माया को भेजने की खबर ने उसे उदास कर दिया था। अंजलि ने भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। वह अपने कमरे में चली गई।
उसे लगा कि अप्राप्य प्यार की तलाश में दुखी होने से बेहतर है कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंकित कमरे में आया। अंजलि को शांत देख उसने पूछा, क्या तू दुखी है? नहीं भाई, बस कुछ सोच रही थी, अंजलि ने सहजता से कहा। वह अब खुद को भावनाओं के जाल में नहीं फंसाना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि वह सिर्फ उनसे प्यार करेगी जो उसे प्यार देंगे। अंकित ने हिचकिचाते हुए पूछा, छोटी बहन, क्या तू वाकई चाहती है कि मैं फौज में जाऊं? अंजलि ने अंकित की आंखों में देखा। उसे याद आया कि पिछले जन्म में सुमित्रा के विरोध के कारण अंकित फौज में नहीं जा पाया था और गांव भेज दिया गया था, जहां माया ने उसे बड़ी बेरहमी से मरवा दिया था। अंकित ने बताया, मैंने 2 बार कोशिश की, पर मां रोने लगती है। वे कहती है कि बड़ा भाई वरुण भी साल में 1 बार घर आता है। अगर मैं भी चला गया तो उनका क्या होगा? पर मेरा सपना तो देश की रक्षा करना है। अंजलि ने अंकित का हाथ थमा और मुस्कुराते हुए कहा, चौथे भाई, अगर तेरा दिल यही कहता है, तो जरूर जा। दूसरों की चिंताओं को अपने जीवन का पछतावा मत बनने दे। मेरे हैंडसम भाई पर फौजी वर्दी बहुत जचेगी। अंकित की आंखें चमक उठी। सच में, तू पहली है जिसने मेरा साथ दिया है। अंजलि ने मजाक में कहा, एक इंसान के बड़े लक्ष्य होने चाहिए। या तो डॉक्टर बनकर जान बचाओ, या फौजी बनकर देश की रक्षा। अभी तू जवान है, माँ पापा भी स्वस्थ हैं, यही सही वक्त है। बाद में बीवी बच्चे आ जाएंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। और सुन, अगर तू फौज में जाकर गरीब रहा, तो मैं तुझे खाना खिला दूंगी, तेरी बहन अभी जिंदा है। अंकित हंस पड़ा। उसे अपनी बहन की बातों से बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि उसकी सगी बहन वाकई उसे समझती है। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वह फौज में जरूर भर्ती होगा। अंकित ने अंजलि को पास के बाजार और इलाके की सैर कराने की सोची। वह चाहता था कि अंजलि यहाँ के माहौल से परिचित हो जाए ताकि उसके जाने के बाद वह यहाँ अकेली महसूस न करे। रास्ते में अंकित ने गर्व से सबको बताया कि यह उसकी सगी बहन अंजलि है। परिवार ने सच छिपाने की कोशिश नहीं की थी, वरना अंजलि के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता। अंकित ने उसे रास्ते में पड़ने वाले घरों के बारे में बताया, कौन सी चाची चुगलखोर है और कौन से दादाजी दयालु हैं। अंजलि को अपने भाई का ये भोलापन और उसकी सुरक्षा करने की भावना बहुत अच्छी लगी। उसे लगा कि इस घर में कम से कम एक इंसान तो ऐसा है जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा कर सकती है। अध्याय 30, भविष्य का खजाना और अंजलि की कमाई। दिन ढल चुका था। सुमित्रा झोनान ने रात का खाना बनाया, पर उनका मूड अभी भी खराब था। माया एंड मेयून रात के खाने पर नहीं आई। आनंद प्रकाश ने पूछा तो सुमित्रा ने बस इतना कहा कि वह दुखी होकर कहीं बाहर गई है। अंजलि ने बिना कुछ कहे खाना खाया और बर्तन समेटने लगी। सुमित्रा की बेरुखी अंजलि से छिपी नहीं थी, पर उसने इसे नजरअंदाज किया। भाभी नीलम ने रसोई में उसकी मदद की और फुसफुसाते हुए कहा, अंजलि, माँ का मन अभी थोड़ा भारी है, इसे दिल पर मत लेना। अंजलि ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वह अब जान चुकी थी कि इस घर में अपनी जगह उसे खुद बनानी होगी। तभी अंकित एंड शियांग उसके पास आया और उसे गुपचुप तरीके से 150 रुपए थमा दिए। ये रख ले छोटी, ये तेरी पॉकेट मनी है। बचपन में माया अक्सर मेरे पैसे चुरा लेती थी और दूसरों पर लुटाती थी, पर अब ये तेरे हैं। अंजलि को अपने भाइयों की उदारता देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके पास जादुई स्पेस तो था, पर इस असली दुनिया में खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। इन 150 रुपयों ने उसे एक नई आजादी का एहसास कराया। रात को कमरा बंद करने के बाद अंजलि अपने स्पेस के ट्रेडिंग सिस्टम में दाखिल हुई। वहां एक नया संदेश इंतजार कर रहा था। मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, शुक्रिया अंजलि। तुम्हारे भेजे समुद्री भोजन ने मेरी जान बचा ली, पर मुझे और अनाज और डिब्बाबंद मांस की जरूरत है। प्रलय के बाद यहाँ खाना मिलना नामुमकिन है। मैं तुम्हें इसके बदले सोना चांदी और कीमती सामान दे सकती हूँ। अंजलि ने देखा कि उस दोस्त ने उसे तोहफे में एक सोने का भारी कंगन भेजा था। अंजलि समझ गई कि वह दोस्त जिस सर्वनाश वाली दुनिया में है, वहां सोने चांदी की कोई कीमत नहीं बची है। वहां सिर्फ भोजन ही असली दौलत है। अंजलि ने तुरंत जवाब दिया, नमस्ते। मेरे पास अनाज और फलों का भंडार है।
मैं तुम्हें जितना चाहो उतना खाना दे सकती हूँ। तुम मुझे बस वो सामान भेज दो जो तुम्हारे यहाँ बेकार पड़ा है। अंजलि ने अपने स्पेस में पैदा हुआ ताज़ा अनाज, फल और पिछले व्यापारी से मिला समुद्री भोजन पैक करके भेज दिया। दूसरी तरफ से जो आया, उसे देखकर अंजलि की आंखें फटी रह गई। अगले ही पल उसके स्टोर स्लॉट में सोने और चांदी के गहनों के ढेर, कीमती घड़ियां, ब्रांडेड बैग और यहाँ तक कि ज्वेलरी शोरूम की पूरी कांच की अलमारियां पहुंच गईं। वह दोस्त दरअसल एक शॉपिंग मॉल में फंसी हुई थी। वहां ज़ॉम्बी और राक्षसों का कब्जा था। उसके लिए वे हीरे जवाहरात कचरे के समान थे, क्योंकि उनसे पेट नहीं भर सकता था। उसने मॉल का सारा कीमती सामान अंजलि को भेज दिया ताकि उसके पास कुछ काम की चीजें खाना पहुंच सके। अंजलि बहुत खुश थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का स्टॉक हमेशा रिजर्व रखूंगी। तुम बस वहां से कीमती सामान समेटती रहो। अंजलि का स्पेस बहुत बड़ा था और वहां फसलें बहुत तेजी से उगती थी। उसे यकीन था कि वह उस दोस्त की पूरी सेना का पेट भर सकती है। 70 के दशक की इस दुनिया में अंजलि रातों रात गुपचुप तरीके से करोड़पति बन चुकी थी। अध्याय 31, खजाने का ढेर और जादुई खेत। भविष्य की उस सहेली, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, द्वारा भेजे गए सामान की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अंजलि की उंगलियां उन्हें छांटते छांटते थक गई। उसके जादुई स्टोर में सिर्फ 10 खाने, स्टोरेज स्पेसेस थे, जो इतने बड़े खजाने के लिए नाकाफी थे। उसने सारा सामान बाहर खाली जमीन पर ढेर करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह इलाका किसी कबाड़ खाने जैसा दिखने लगा, जहां एक तरफ हीरे जवाहरात पड़े थे, तो दूसरी तरफ ब्रांडेड घड़ियां और कीमती कपड़े। उस दोस्त ने बताया कि वह एक बड़े मिलिट्री बेस की अफसर है और फिलहाल एक शॉपिंग मॉल में फंसी हुई है। उसके लिए ये सब कचरा था, क्योंकि उसे सिर्फ पेट भरने के लिए अनाज चाहिए था। अंजलि ने भी दरियादिली दिखाई। उसने अपने खेतों से ताज़ा कटी फसल, फल और बक्से भर भर कर सब्जियां उसे भेज दी। उसे पता था कि आने वाले समय में उस सहेली को बहुत सारा खाना चाहिए होगा, और अंजलि उसके बदले में इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन सकती थी। तभी बड़े किसान, लार्ज फार्मर का मैसेज आया। उसने कल के समुद्री भोजन की बहुत तारीफ की। अंजलि ने बिना सोचे समझे समुद्र से मछलियों का एक बड़ा जाल निकालकर उसे भेज दिया। वह किसान डर गया। अरे छोटी अमीर लड़की, तुम क्या कोई जलपरी हो? जो मछलियां तुमने भेजी हैं, उनमें से एक ब्लूफिन टूना है, जिसकी कीमत लाखों में है। अंजलि ने मजाक में कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने सिर्फ समुद्र पर नहीं, बल्कि पूरे ग्रह पर कब्जा किया है। तुम्हें पहाड़ का शहद चाहिए या समुद्र की मछली, बस बता देना। किसान ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसे लगा अंजलि मजाक कर रही है। अंजलि को मछलियों के बीच कुछ मोती वाले सीप, ऑयस्टर्स, मिले। उसकी आंखें चमक उठी। सच्चे मोती। उसने तय किया कि वह इनसे त्वचा को गोरा करने वाला खास पाउडर बनाएगी। किसान ने उसे एक छोटा इलेक्ट्रिक जनरेटर भी भेजा, जिससे अंजलि के स्पेस में अब बिजली की सुविधा हो गई। उसने अपने जादुई किचन में एक बड़ा ओवन और नए बर्तन सेट किए। जब अंजलि सामान छांटने बैठी, तो उसकी चीख निकल गई। वहां कीमती गहनों, जूतों और कपड़ों के बीच मिनी छतरियों, कॉन्डोम्स का एक पूरा डिब्बा भी था। अंजलि का दिमाग सुन्न हो गया। उसने जल्दी से उन्हें एक कोने में छिपा दिया। पूरा सामान व्यवस्थित करने के बाद भी अंजलि का उत्साह कम नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके द्वारा पाले गए जानवरों ने तरक्की की है। एक मादा सुअर ने 10 बच्चों को जन्म दिया था। मुर्गियों और बत्तखों ने ढेर सारे अंडे दिए थे, जिनसे जल्द ही चूजे निकलने वाले थे। सब कुछ सही दिशा में था। अंजलि ने नए खेतों में गेहूं और धान की बुवाई की। पर जैसे ही उसने काम खत्म किया, उसे अचानक चक्कर आने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मानसिक शक्ति, साइकिक पावर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। अध्याय 32, अंजलि की सयानी चाल और जादुई रसोई। जब अंजलि अपने जादुई स्पेस से बाहर निकली, तो खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में भर चुकी थी। सुबह हो गई थी। बाहर से सुमित्रा, झू नान की आवाज आई। अंजलि, उठ गई क्या? जल्दी हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले। आज तेरा तीसरा भाई सुमित
इंजेक्शन अस्पताल में है, हम तुझे वहीं ले जाकर तेरी पूरी जांच करवाएंगे। अंजलि कल रात की मेहनत से बहुत थकी थी। माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। वह बस सोना चाहती थी। तभी आनंद प्रकाश ने बीच में हस्तक्षेप किया। अगर वह नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती मत करो। ये तो अच्छी बात है कि वह खुद को स्वस्थ महसूस कर रही है। तीसरे भाई सुमित ने भी सुझाव दिया। कोई बात नहीं माँ, मैं शाम को घर आकर इसकी नब्ज देख लूंगा। आखिर मैं डॉक्टर हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। अंजलि को नींद आ रही थी, उसने एक लंबी जम्हाई ली। सुमित ने टोका, अंजलि, तेरी आंखें इतनी सूजी हुई और काली क्यों हैं? क्या तू रात भर सोई नहीं? चौथे भाई अंकित एंड शियांग ने चिंता जताई। क्या कमरे में बहुत गर्मी थी? मैं भी कल रात गर्मी के मारे आंगन में सो गया था। अंजलि ने तुरंत एक बेचारी मासूम सा चेहरा बनाया और बोली, गर्मी तो थी, पर असल में अंकित भैया का बिस्तर इतना नर्म है कि मुझे डर लग रहा था। मैंने आज तक इतने नर्म बिस्तर पर पैर नहीं रखा था। मुझे लगा कहीं ये कोई सपना तो नहीं, और अगर मैं सो गई तो सपना टूट न जाए। ये सुनते ही सुमित्रा की आंखों में फिर से आंसू आ गए और उसका दिल अपराधबोध से भर गया। उसे याद आया कि उसकी बेटी ने 18 साल कैसे नर्क जैसे बिस्तर पर काटे होंगे। अंकित ने भावुक होकर उसके कंधे पर हाथ रखा। पागल लड़की, अब तू अपने घर में है। अब से तेरे भाई तेरी रक्षा करेंगे और तुझे दुनिया का हर सुख देंगे। उसने अपने दूसरे भाइयों विवेक एंड जेरेन और सुमित की तरफ इशारा किया। उन्होंने भी मुस्कुराकर सहमति दी। हालांकि विवेक और सुमित थोड़े शांत स्वभाव के थे, पर अंकित का अपनी सगी जुड़वा बहन के प्रति प्यार देखकर वे भी अंजलि के प्रति नर्म पड़ने लगे थे। नाश्ते के बाद अंजलि फिर से सो गई और दोपहर को उठी। घर में कोई नहीं था। सुमित्रा बाहर गई थी और माया अभी तक लौटी नहीं थी। अंजलि फिर से अपने स्पेस में दाखिल हुई। वहां का नजारा अद्भुत था। कल जो गेहूं और धान बोया था, वह अंकुरित होकर लहलहाने लगा था। उसने अपनी जादुई रसोई का इस्तेमाल करने का सोचा। सर्वनाश वाली दुनिया से मिला वह ओवन तो कमाल का था। उस ओवन में न तो बिजली का प्लग था और न ही सेल की जरूरत। वह सोलर तकनीक से भी एडवांस था। वह आसपास की गर्मी को सोखकर खुद को चार्ज कर लेता था। एक बार चार्ज होने पर वह कई दिनों तक चल सकता था। चावल पकाने की मशीन, राइस कुकर भी ऐसी ही थी। अंजलि ने ताज़ा आटा और अंडों का इस्तेमाल करके ओवन में रोटियां बंस पकने रखी। साथ ही उसने समुद्र से पकड़ी हुई अपनी बांह जितनी लंबी एक मछली लॉबस्टर भी मसाले लगाकर ओवन में डाल दी। जब तक खाना पक रहा था, उसने कल के खराब मोतियों को पीसकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां और जड़ी बूटियां मिलाकर एक शानदार स्किन वाइटनिंग पाउडर उपटन तैयार किया। जैसे ही ओवन खुला, ताज़ा रोटियों और मछली की खुशबू से उसका कमरा महक उठा। अंजलि ने बड़े चाव से वह मछली खाई। उसका पेट इतना भर गया कि उसने बाकी बची मछली बाहर अपने पालतू हंसों को डाल दी। उसने रोटियों को अपने स्टोर रूम में रख दिया, जहां समय रुक जाता है, ताकि जब वह अगली बार उन्हें निकाले तो वे वैसी ही गर्मागर्म और ताज़ा मिलें। अध्याय 33 माया का विद्रोह और अंजलि का निखार। अंजलि एंजिक्सिया अपने जादुई स्पेस के आलीशान बिस्तर पर लेटी थी। उसने खुद का बनाया मोती वाला उपटन चेहरे पर लगा रखा था। यहाँ न मच्छर थे, न गर्मी। जब उसने अपना फेस पैक साफ किया, तो उसे महसूस हुआ कि उसकी त्वचा पहले से कहीं ज्यादा रेशमी और कोमल हो गई थी। तभी बाहर कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकलते ही सुमित्रा झो नान ने टोका, अंजलि, घर में कोई बाहरी नहीं है, फिर तू अंदर से कुंडी क्यों लगा लेती है? अंजलि ने मासूमियत से झूठ बोल दिया, माँ, बचपन से अकेले रहने के कारण मुझे असुरक्षा महसूस होती है। कुंडी न लगाऊं तो नींद नहीं आती। सुमित्रा का दिल ये सुनकर पिघल गया। उसे लगा कि यह ठाकुरों के घर में झेले गए दुखों का असर है। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। एक सुबह नाश्ते पर भाभी नीलम ने अंजलि को गौर से देखा। अरे अंजलि, तू तो बहुत गोरी और सुंदर हो गई है। क्या शहर की हवा लग गई तुझे? अंजलि मुस्कुराई, भाभी, शायद घर के अंदर रहने और अच्छे खाने का असर है।
सुमित्रा ने भी गौर किया कि अंजलि अब बिल्कुल उसकी परछाई लग रही थी। उसका रंग निखर आया था और गालों पर लाली आ गई थी। सुमित्रा ने तय किया कि वह अंजलि के लिए सर्दियों के नए कपड़े सिलवाएगी। आनंद प्रकाश ने अंजलि को सलाह दी, अंजलि, हमारे मोहल्ले में साक्षरता की कक्षाएं, एडल्ट एजुकेशन शुरू हुई हैं। तू भी वहां जाना शुरू कर। कुछ समझ न आए तो मुझसे या अपने भाइयों से पूछ लेना। अंजलि ने हामी भर दी। उसे अपनी पुरानी यादों से पढ़ाई का ज्ञान तो था, पर इस दुनिया में खुद को शिक्षित साबित करने के लिए उसे ये सर्टिफिकेट चाहिए था। उसी दिन आनंद प्रकाश स्कूल से छुट्टी लेकर माया एंड मेयून को शिक्षित युवा यूथ टू विलेज के तौर पर रजिस्टर कराने ले गए। वे चाहते थे कि दादाजी के कहे अनुसार माया गांव चली जाए, लेकिन दफ्तर पहुंचते ही माया ने बम फोड़ा। मैं गांव नहीं जा सकती, मैंने शादी कर ली है। आनंद प्रकाश और सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी? माया, ये तो क्या कह रही है? सुमित्रा चिल्लाई। माया ने ठंडे स्वर में अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया। मैंने परसों लिन हाउ एक साधारण लड़का से कोर्ट मैरिज कर ली है। अब मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए नियम के मुताबिक मुझे गांव भेजने की जरूरत नहीं है। पिताजी, आप बहुत दुखी होंगे ना? अब गांव जाने के लिए सिर्फ आपकी अपनी बेटी अंजलि या अंकित बचे हैं। देखते हैं आप उन्हें भेज पाते हैं या नहीं। आनंद प्रकाश का चेहरा गुस्से और निराशा से तमतमा उठा। उन्हें दादाजी की बात याद आई कि माया बहुत चालाक और स्वार्थी है। 18 साल के प्यार का उसने ऐसा सिला दिया। जिसकी मर्जी हो उससे शादी करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आनंद प्रकाश पहली बार बुरी तरह चिल्लाए। अगर तुमने गांव जाने से बचने के लिए ये रास्ता चुना है, तो आज के आज अपना बोरिया बिस्तर समेटो और इस घर से निकल जाओ। माया ने भी तेवर दिखाए। वैसे भी अब यहाँ अंजलि है, तो मेरी जरूरत किसे है? वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। सुमित्रा रोने लगी, पर अंकित ने उन्हें संभाला। माँ, उसके लिए मत रोइए। वह इतनी स्वार्थी है कि उसने पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी। उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। सुमित्रा का दुख गुस्से में बदल गया और उन्होंने अंकित को ही झिड़क दिया, चुप कर। तुम सब अंजलि का पक्ष लेते हो, इसलिए उसने ये कदम उठाया। अगर तुम लोग उसे प्यार देते, तो वह ऐसा न करती। घर में तनाव चरम पर था। अंजलि चुपचाप सब देख रही थी। उसे पता था कि माया ने अपनी बर्बादी की नींव खुद रख दी है। अध्याय 34। अंजलि का गुस्सा और एक रहस्यमय अजनबी। सुमित्रा झूनान के मन में माया के प्रति मोह इतना गहरा था कि उसने अंजलि को माया के गलत फैसलों का जिम्मेदार ठहरा दिया। अंजलि को एक बार फिर एहसास हुआ कि यहाँ रहने से उसके स्वाभिमान को ठेस ही पहुंचेगी। अंजलि अपने कमरे में गई और एक छोटी सी पोटली बांधी। वह घर छोड़ने की तैयारी में थी। सुमित्रा घबरा गई। अंजलि, ये तू क्या कर रही है? मैंने बस तुझे थोड़ा डांटा ही तो है, और तू घर छोड़कर जा रही है। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माँ, आपको गलतफहमी हुई है, अंजलि ने शांत स्वर में कहा। दादी ने पिछली बार मुझे हवेली रहने के लिए बुलाया था। मैंने उनसे वादा किया था और अब मुझे वह वादा निभाना चाहिए। वह जानती थी कि सुमित्रा का दिल अभी माया के लिए रो रहा है। अगर वह यहाँ रही, तो हर बात का दोष उसी पर मढ़ा जाएगा। अंजलि बिना पीछे मुड़े हवेली की ओर चल पड़ी। अंकित एंड शियांग तुरंत उसके पीछे भागा। छोटी बहन, रुक, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। घर से कुछ दूर निकलते ही अंजलि एक लंबे और बेहद आकर्षक नौजवान के पास से गुजरी। तभी पीछे से आ रहे अंकित को उस नौजवान ने रोक लिया। अरे अंकित, कहाँ की तैयारी है? वह नौजवान पेई जिंग था, पेई परिवार का तीसरा बेटा। पेई और आनंद परिवार पुराने मित्र थे। हालांकि पेई जिंग उम्र में आनंद प्रकाश से थोड़े छोटे थे, पर रिश्ते में वे अंकित के छोटे चाचा चाचाजी लगते थे। छोटे चाचा, आप, सुना था आपको चोट लगी थी, अब कैसे हैं? अंकित चहक उठा। मेरी सगी छोटी बहन अंजलि कुछ दिन दादा दादी के पास रहने जा रही है, मैं बस उसे छोड़ने जा रहा हूँ। पेई जिंग की नजरें सामने तेजी से चल रही अंजलि पर टिकी थी। वही बहन, जो हाल ही में गांव से लौटी है।
आनंद परिवार के बच्चों की अदला बदली की खबर शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। हाँ चाचा जी, वही, अंकित ने अनमने ढंग से कहा। मैं चलता हूँ, वरना वह रास्ता भूल जाएगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी दादाजी से मिलना है, पी जिंग ने कहा और अंकित के साथ हो लिए। अंजलि आगे मोड़ पर रुककर अंकित का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर पे जिंग पर पड़ी। उस लंबे और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले आदमी को देखते ही अंजलि के मन में अजीब सी हलचल हुई। उसे अचानक खुद को छिपाने की तीव्र इच्छा हुई। जैसे ही पे जिंग पास आने लगे, अंजलि ने अपना सिर झुकाया और अचानक वहां से दौड़ लगा दी। अंजलि, रुक! अंकित चिल्लाया, पर अंजलि हवा की तरह ओझल हो गई। पे जिंग हैरान रह गए। ये अचानक भाग क्यों गई? अंकित ने झेपते हुए सफाई दी, छोटे चाचा, शायद वह आपको पहचान नहीं पाए और डर गई। गांव से आए हैं न, थोड़ा संकोच करती है। पे जिंग की आंखों में गंभीरता आ गई। उन्होंने अंकित से पूछा, अंकित, मुझे एक बात सच सच बताओ। अंजलि सबसे पहले कहाँ मिली थी? अंकित स्वभाव से बातूनी था। उसने पूरी कहानी सुना दी कि कैसे ठाकुरों ने उसे धोखा दिया और वह भागकर दादी के घर पहुंची। पर जैसे ही वह अंजलि को बेचे जाने वाली बात पर आया, वह रुक गया। उसे याद आया कि आनंद प्रकाश ने सख्ती से मना किया था कि अंजलि की प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस गुंडे और सौदे वाली बात किसी को न बताएं। भले ही अंजलि सुरक्षित थी, पर समाज की कड़वी जबान उसे जीने नहीं देती। पे जिंग अंजलि के भागने के अंदाज को देख रहे थे। उन्हें लगा कि इस लड़की में कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है। अध्याय 35। एक अनकहा सच और पे दादाजी से मुलाकात। अंकित एंड शियांग को बीच में रोककर पे जिंग ने एक अजीब सवाल पूछा। अंकित, तुम्हारे पिता अंजलि को लेने ठीक 22 दिन पहले, यानी द 19th of August को गए थे ना? हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही। असल में पिताजी ने जांच पड़ताल में 3 दिन की देरी कर दी थी, वरना हम उसे 16 अगस्त को ही घर ले आते, अंकित ने मासूमियत से बताया। पे जिंग खामोश हो गए। उनके दिमाग में यादों की एक बिजली सी कौंधी। उनकी जांच और अंकित की बातों से एक भयानक और चौंकाने वाला सच सामने आ रहा था। 15 अगस्त की उस काली रात को, जब ठाकुरों ने अंजलि को नशीली दवा देकर पहाड़ों में एक गुंडे को बेच दिया था, उसी रात पे जिंग सेना से लौट रहे थे। रास्ते में उनका सामना मानव तस्करों के एक गिरोह से हुआ। गिरोह का पीछा करते वक्त उन पर भेड़ियों ने हमला कर दिया। पे जिंग ने भेड़ियों को तो मार गिराया, पर खुद लहूलुहान होकर बेहोश हो गए। अंजलि, जो गुंडे के चंगुल से भागकर पहाड़ों में छिपी थी, उसे वहां घायल पे जिंग मिले। दवा के असर और उस रात की धुंधली यादों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे समाज पाप कहता है। पे जिंग को याद आया कि जब वह होश में आए, तो वह अकेले थे। अंजलि जा चुकी थी, पर उनकी हालत और वहां के निशान गवाह थे कि जो हुआ था वह सपना नहीं था। पे जिंग ने मन ही मन सोचा, कितनी अजीब लड़की है, मेरे साथ संबंध बनाने के बाद मुझे वैसे ही लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गई। उन्हें उस रात का वह धुंधला सा चेहरा याद था, जो अब अंजलि के रूप में उनके सामने था। अंकित ने हिचकिचाते हुए कहा, छोटे चाचा, मुझे लगता है मेरी बहन आपसे डरती है, इसलिए भाग गई। पे जिंग ने दांत पीसते हुए कहा, डरेगी नहीं तो क्या करेगी? खैर, चलो चलते हैं। मेरे पिताजी पे दादाजी भी तुम्हारे दादाजी के घर ही होंगे। अंजलि जब हवेली पहुंची, तो उसने देखा कि आंगन में दादाजी, ओल्ड मास्टर एंड अपने सबसे पुराने दोस्त पे दादाजी के साथ शतरंज खेल रहे थे। दोनों बूढ़े लोग बच्चों की तरह एक दूसरे से बहस कर रहे थे। अंजलि को देखते ही पे दादाजी मुस्कुराए। अरे, यही है न अंजलि, कितनी सुशील और समझदार दिखती है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। दादाजी ने गर्व से कहा, हाँ, पर इसकी आंखें मेरी पत्नी अंजलि की दादी जैसी हैं। अंजलि बेटा, ये पे दादाजी हैं। हमारे परिवारों का रिश्ता सगे भाइयों से बढ़कर है। अंजलि ने झुककर प्रणाम किया। नमस्ते पे दादाजी। अंकित भैया आपके किस्से सुनाते नहीं थकते। पहली बार मिल रही हूँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको बरसों से जानती हूँ। पे दादाजी हंस पड़े। अच्छा, वो शरारती अंकित मेरे बारे में क्या बुराई कर रहा था?
बुराई नहीं दादाजी, वह तो आप दोनों की जवानी के बहादुरी वाले कारनामों के बारे में बता रहा था, अंजलि ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। वह जानती थी कि पेई दादाजी ने पिछले जन्म में आनंद परिवार को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। उनके प्रति अंजलि के मन में गहरा सम्मान था, पर उसे क्या पता था कि जिस पेई दादाजी का वह आशीर्वाद ले रही है, उन्हीं का बेटा उसकी उस काली रात का सबसे बड़ा राज है। अध्याय 36 हवेली का सुकून और खतरनाक चाचा। पिछले जन्म में आनंद परिवार की तबाही अचानक और दर्दनाक थी। माया की गद्दारी और गलत सूचनाओं के कारण पूरा परिवार बिखर गया था। उस वक्त पेई जिंग सेना में तैनात थे, और जब तक वे मदद के लिए पहुंचते, बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस जन्म में अंजलि सब कुछ बदलने के लिए तैयार थी। हवेली में अंजलि का स्वागत किसी राजकुमारी की तरह हुआ। दादाजी, ओल्ड मास्टर एन ने अंजलि को देखते ही लाड से कहा, बेटा, तेरा कमरा बिल्कुल तैयार है। तेरी दादी अंदर तेरे लिए कपड़े सिल रही है, जा उससे मिल ले। दादाजी ने अपनी केयरटेकर मिसेज झो को आवाज दी, श्रीमती झो, आज दोपहर के खाने में ताजे मांस और प्याज के पकौड़े, डम्पलिंग्स बनेंगे। और सुनो, बाजार से बढ़िया वाली शराब भी ले आना, आज पेई दादाजी मेरे साथ जाम छलकाएंगे। मिसेज झो मुस्कुराई, हुकुम सरकार। गोश्त तो मैं सुबह ही ले आई थी, जैसा आपने कहा था। अंजलि अंदर दादी के पास चली गई। दादी की आंखें अब कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अपनी पोती के लिए खुद सिलाई करने पर अड़ी थी। अंजलि को दादी का यह निस्वार्थ प्यार देखकर बहुत सुकून मिला। उसे एहसास हुआ कि सुमित्रा के कड़वे बोलों का घाव यहाँ की ममता से भर जाएगा। तभी बाहर से अंकित एंड शियांग की आवाज आई। उसके साथ पेई जिंग भी थे। अंकित ने मजाक में पूछा, छोटे चाचा, क्या आप अपने घर नहीं जा रहे? पेई जिंग की नजरें अंजलि को ढूंढ रही थी। मेरे पिताजी यहाँ हैं, तो मैं भी यहीं रुकूंगा, उन्होंने संक्षेप में कहा। दादाजी ने पेई जिंग को देखा तो उनकी बीमारी का हाल पूछा। पेई जिंग ने बताया कि अंदरूनी चोटें अब ठीक हो रही हैं और वे जल्द ही सेना में लौट जाएंगे। अंकित ने नखरे दिखाते हुए कहा, दादाजी, छोटे चाचा को देखते ही आप मुझे भूल गए। और अंजलि कहाँ है? वह अंदर अपनी दादी के पास है। तू भी जा, पर शोर मत मचाना, दादाजी ने उसे डांटा। अंजलि रसोई में मिसेज झो की मदद करने पहुंची ताकि पकौड़े जल्दी बन सके। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। वह लंबा और प्रभावशाली आदमी, पेई जिंग, दादाजी के बगल में स्टूल डालकर बैठ गया था। अंजलि के हाथ रुक गए। ये आदमी अब तक यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये दोपहर का खाना भी यहीं खाएगा? उसे उस रात का धुंधला सा चेहरा याद आ रहा था और वह घबराकर रसोई के कोने में छिप गई। अंकित रसोई में आया और फुसफुसाया, अंजलि, माँ की बातों का बुरा मत मान। देख, मैं तेरे पीछे पीछे यहाँ आ गया हूँ। अंजलि ने बाहर की ओर इशारा करते हुए पूछा, भाई, वो बाहर जो आदमी बैठा है, वो कौन है? दिखने में बड़ा खतरनाक और गुस्सैल लग रहा है। क्या वो भी यही खाएगा? अंकित हंस पड़ा, अरे, वो पेई जिंग हैं, पेई दादाजी के सबसे छोटे बेटे। रिश्ते में हमारे के छोटे चाचा लगते हैं। बचपन में वो मोहल्ले के बच्चों के सरदार थे। पढ़ाई और लड़ाई दोनों में नंबर 1। पिताजी हमेशा मुझे उनका उदाहरण देकर डांटते हैं। छोटा चाचा। अंजलि का दिमाग चकरा गया। जिस आदमी के साथ उसकी वह दुर्घटना हुई थी, वह उनके परिवार का इतना करीबी सदस्य निकलेगा, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि चाचा जी तो वहीं जमे हुए थे। अध्याय 37 रसोई का सन्नाटा और जिम्मेदारी का प्रस्ताव। अंजलि एंड जिक्सिया रसोई में खड़ी सुन्न रह गई। छोटा चाचा, पेई जिन, पिछले जन्म में माया एंड मेयून, जिस पेई जिन के बिजनेस साम्राज्य और अरबों की दौलत के गुण गाती थी, क्या वह यही था? अंजलि को याद आया कि पिछले जन्म में पेई जिन की मौत एक मिशन के दौरान हुई थी, जिसमें माया के पति का हाथ था। पर अभी अंजलि के सामने सबसे बड़ी समस्या वर्तमान थी। मिसेज झो मांस लेकर आई। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंजलि बेटा, जा बाहर अंकित के साथ खेल, मैं देख लूंगी। अंजलि ने चाकू उठाया और मांस काटने लगी।
नहीं मिसेज झो, मैं बोर हो रही हूँ। आप आटा गूंथिए, मैं मांस काट देती हूँ। वह किसी भी हाल में बाहर पेई जिन के सामने नहीं बैठना चाहती थी। मिसेज झो ने अंकित को शराब लेने बाजार भेज दिया। अंजलि को लगा कि अब वह रसोई में सुरक्षित है, पर तभी बाहर से पेई दादाजी की आवाज आई। पेई जिंग, यहाँ निथल्लों की तरह क्या बैठा है? जा, रसोई में बच्ची की मदद कर। उसके नन्हे हाथों को इतना मत थका। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। पेई जिंग रसोई में दाखिल हुए। अंजलि ने घबराहट में तुरंत अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और जोर जोर से मांस काटने लगी। अंजलि, नाम है न तुम्हारा? पेई जिंग की वह गहरी और धीमी आवाज अंजलि के कानों के पास गूंजी। अंजलि की उंगलियां चाकू पर कस गईं। पेई जिंग ने उसकी घबराहट ताड़ ली। तुम बहुत डरी हुई लग रही हो। क्या तुम मुझसे बच रही हो? अंजलि ने खुद को संभाला और शांत होकर पीछे मुड़ी। अंकल, पेई मजाक कर रहे हैं। मैं भला आपसे क्यों बचूंगी? मैं तो बस थोड़ी शर्मीली हूँ और अजनबियों से बात करने में झिझकती हूँ। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफी चाहती हूँ। पेई जिंग ने अपनी पैनी नजरों से उसे देखा। क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचान रही? अंजलि ने मासूमियत से सिर हिलाकर मना कर दिया, पर वह जानती थी कि पेई जिंग जैसे इंसान को बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। उसने जरूर 15 अगस्त की उस रात की पूरी छानबीन कर ली होगी। पेई जिंग को अंजलि के इनकार पर हल्की सी हंसी आ गई। हम्फ, तुम मानो या न मानो, पर उस रात जो हुआ, वह हम दोनों को अच्छे से पता है। रसोई में सन्नाटा छा गया। अंजलि की सांसें थम गईं। पेई जिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, देखो, अगर तुम चाहो तो मैं उस रात के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। अंजलि अविश्वास से उन्हें घूरने लगी। जिम्मेदारी, इसका मतलब शादी। 70 के दशक में इस रिश्ते का मतलब क्या होता, अंजलि अच्छी तरह जानती थी। पर वह उस रात को एक हादसा मानकर भूलना चाहती थी। जिम्मेदारी, अंजलि ने हकलाते हुए कहा। अंकल पे, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मैं आपको जानती तक नहीं, और ऐसी कोई बात ही नहीं हुई जिसके लिए मुझे आपकी जिम्मेदारी की जरूरत हो। कृपया ये सब यहीं खत्म करें। अंजलि का दिमाग सुन्न था। जिस आदमी को वह अपना छोटा चाचा कह रही थी, वह उसे शादी का प्रस्ताव दे रहा था। ये किसी सामाजिक आत्महत्या से कम नहीं था। अध्याय 38, रसोई की जंग और बियर का स्वाद। अंजलि एंजिक्सिया का मन कर रहा था कि वह जमीन में समा जाए। पेई जिंग ने उसे पहचान लिया था। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं थी जहां गलतफहमियां दूर होने पर सब सुहाना हो जाता। यहाँ तो शर्मिंदगी और असहजता की इंतहा थी। वह तो हवेली सुकून के लिए आई थी, पर यहाँ तो आफत गले पड़ गई। रसोई में अंजलि ने पकौड़ों डम्पलिंग्स का मसाला तैयार करना शुरू किया। ये एक कला है। मसालों का अनुपात और मिलाने का तरीका ही स्वाद तय करता है। जब अंजलि मसाले मिलाते मिलाते थक गई, तो पेई जिंग ने बिना पूछे कटोरा उसके हाथ से ले लिया। लाओ, मैं मिला देता हूँ। जब तैयार हो जाए तो बता देना, पेई जिंग ने भारी आवाज में कहा। अंजलि बिना कुछ बोले बाहर निकल गई। पेई जिंग को अपनी आंखों के सामने से हटता देख उसे थोड़ी राहत मिली। इधर रसोई में पेई जिंग मुस्कुरा रहे थे। उन्हें बचपन से लड़कियों के पीछे भागने की आदत नहीं थी, पर यह पहली बार था जब कोई लड़की उन्हें देखते ही सरपट भाग रही थी। मिसेज झो ने पेई जिंग को मुस्कुराते देख कहा, अंजलि बहुत ही सुशील और मेहनती बच्ची है। बस दुख इस बात का है कि गांव में रही, वरना आज न जाने कितनी पढ़ी लिखी होती। पेई जिंग ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान अंजलि के बताए तरीके से मसाला तैयार करने पर था। मसाला तैयार होने के बाद अंजलि को फिर से बुलाया गया। पकौड़े लपेटने का काम शुरू हुआ। पेई जिंग भी मदद के लिए वहीं खड़े रहे, पर अंजलि ने दो टूक कह दिया, अंकल पेई, आप इसमें मदद नहीं कर पाएंगे। मिसेज झो लोइयां बेल रही थी और अंजलि इतनी तेजी से पकौड़े भर रही थी कि देखने वाले दंग रह जाएं। पेई जिंग ने कोशिश करनी चाहिए, पर अंजलि की रफ्तार के आगे वे टिक नहीं पाए। हार मानकर वे रसोई से बाहर चले गए। तभी अंकित एंड शियांग अपनी साइकिल पर शराब और बियर लेकर वापस आया। आधे घंटे में पकौड़े तैयार हो गए।
डाइनिंग टेबल पर माहौल जम गया। दोनों दादाजी अपनी सफेद शराब, सौंफ की शराब या देसी ठर्रा जैसी कड़क लेकर बैठ गए। अंकित ने अलमारी से बियर की 2 बोतलें निकाली। चाचा जी, इन बुजुर्गों की कड़वी शराब छोड़िए, चलिए हम ठंडी बियर पीते हैं। दादाजी हंस पड़े। बदमाश ने फिर से मेरे राशन कार्ड का इस्तेमाल करके बियर निकाल ली। दादी ने अंजलि से कहा, बेटा तू भी थोड़ी बियर ले ले, इसमें नशा कम होता है, अच्छा लगेगा। अंजलि ने अपना गिलास आगे बढ़ा दिया। उसे भविष्य की याद आई जहां बियर और कबाब का मेल मशहूर था। यहाँ कबाब तो नहीं थे, पर बियर ताज़ा थी। मिसेज झो ने मेज पर मूंगफली और मटर के दाने सजा दिए। अंजलि ने बियर का एक घूंट लिया, स्वाद थोड़ा कड़वा पर ताजगी भरा था। माहौल खुशगवार था, पर अंजलि को महसूस हो रहा था कि पेइजिंग की नजरें रह रहकर उसी पर टिक रही हैं। वह जिम्मेदारी वाली बात अंजलि के कानों में अभी भी गूंज रही थी। अध्याय 39, दादी की ममता और अलमारी का खजाना। डाइनिंग टेबल पर दादाजी पकौड़े खाते हुए खुशी से झूम उठे। श्रीमती झो, आज तो कमाल कर दिया। पकौड़े इतने रसीले और मुलायम हैं कि मुंह में जाते ही घुल रहे हैं। मिसेज झो मुस्कुराते हुए अंदर आई। साहब, इसका श्रेय मुझे नहीं, अंजलि बिटिया को जाता है। मसाला उन्होंने तैयार किया है और पेइजिंग बाबू ने उसे मिलाने में मदद की। मैंने तो बस पूरियां बेली हैं। पेई दादाजी ने भी चुटकी ली, तभी मैं कहूँ। पकौड़े लपेटने का तरीका भी एकदम नया और सलीकेदार है। खाना खाने के बाद अंजलि ने करीब आधी बोतल बियर पी ली थी। हालांकि उसे नशा नहीं था, पर उसका पेट इतना भर गया था कि वह डकारी लेने लगी। बड़ों के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। जब वह कमरे में पहुंची, तो उसकी आंखें भर आईं। कमरे की सजावट से साफ झलक रहा था कि दादी ने कितनी मेहनत की है। बिस्तर पर बिछी नई रजाई और रेशमी चादरें इतनी मुलायम थी कि हाथ लगाते ही मखमल का एहसास होता था। मिसेज झो हाथ में 2 ताजे अनार लेकर अंदर आई। बिटिया, ये रजाई गद्दे दादी ने खास तुम्हारे लिए बनवाए हैं। उन्होंने अपने हिस्से के सारे कॉटन कूपन, राशन टिकट और कुछ पेइजिंग बाबू से उधार लेकर ये बिस्तर तैयार किया है। वे चाहती थी कि जब तुम यहाँ आओ, तो तुम्हें किसी चीज की कमी न खले। अंजलि भावुक हो गई। दादी ने मेरे लिए इतनी परेशानी उठाई। मिसेज झो ने अनार अंजलि को देते हुए कहा, परेशानी नहीं बिटिया, ये तो उनका प्यार है। वैसे भी हवेली में अब रौनक कम रहती है। बड़े पोते विवेक और सुमित अपने काम में व्यस्त रहते हैं। बस अंकित कभी कभी आकर उनका मन बहला देता है। अब तुम्हारे आने से दादी बहुत खुश हैं। ये अनार चख कर देखो, पे दादाजी के पेड़ के हैं। अंजलि ने अनार का एक दाना चखा। हालांकि उसके अपने जादुई स्पेस के अनार इससे ज्यादा मीठे थे, फिर भी उसे यह अनार दुनिया का सबसे स्वादिष्ट फल लगा। कुछ चीजें स्वाद के लिए नहीं, बल्कि एहसास के लिए खाई जाती हैं। मिसेज झो के जाने के बाद अंजलि ने कमरे का मुआयना किया। नक्काशीदार लकड़ी का पलंग और भारी अलमारी, सब कुछ राजसी लग रहा था। अलमारी के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना लगा था। अंजलि ने अपनी छोटी सी पोटली खोली और अपने नए कपड़े अलमारी में सजा दिए। जब उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली, तो उसकी धड़कन रुक गई। दराज में 2 चाबियां थीं और साथ ही एक चमकती हुई कलाई घड़ी रखी थी। 70 के दशक में घड़ी होना किसी बड़ी संपत्ति से कम नहीं था। अंजलि को एहसास हुआ कि सुमित्रा के घर में जहां उसे हर बात के लिए टोका जाता था, यहां उसे सिर आंखों पर बिठाया जा रहा है। पर उसके मन में एक ही उलझन थी, पेइजिंग का वह जिम्मेदारी वाला शब्द। क्या उसे दादी को सब सच बता देना चाहिए? अध्याय 40, नियति का बदला हुआ पहिया। अंजलि एंजिक्सिया ने दराज से वह घड़ी निकाली। वह बिल्कुल नई और चमकती हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दादी मुस्कुराते हुए अंदर आईं। कैसा लगा कमरा? पसंद आया? बहुत पसंद आया दादी, शुक्रिया। अंजलि ने घड़ी दिखाते हुए पूछा, क्या यह मेरे लिए है? दादी कमरे में चारों ओर देखते हुए भावुक हो गईं। हाँ बेटा, मुझे नहीं पता था आजकल की लड़कियों को क्या पसंद है, तो दुकानदार के कहने पर सबसे नया स्टाइल ले आई।
ये कमरा और इसमें रखा बेर की लकड़ी का फर्नीचर तुम्हारे परदादा ने तुम्हारी छोटी चाची के दहेज के लिए बनवाया था। पर अफसोस, वो बच्ची जवानी में ही चल बसी। परदादा हमेशा कहते थे कि वे अपनी परपोती का ब्याह देखना चाहते हैं। दादी ने अंजलि का हाथ थाम लिया। बेटा, भले ही यह फर्नीचर तुम्हारे लिए नहीं बना था, पर तुम्हारे परदादा तुम्हें बहुत प्यार करते। वे हमेशा कहते थे कि माया एंड मेयुन बचपन से ही बहुत तेज और चालाक है। अगर इसकी परवरिश ठीक से नहीं हुई तो एक खानदान के लिए मुसीबत बनेगी। उनकी बात सच निकली। अगर तुम मेरी सगी पोती न होती, तो वह लड़की कब का मुझे नुकसान पहुंचा चुकी होती। दादी के मन में माया के प्रति अब रत्ती भर भी मोह नहीं था। वे तो चाहती थी कि माया को तुरंत उन्हीं ठाकुरों, गांव परिवार के पास भेज दिया जाए, जिन्होंने अंजलि की जिंदगी नर्क बनाई थी। पर वे जानती थी कि समाज और परिवार के नियमों के कारण उसे धक्के मारकर निकालना सुमित्रा और आनंद प्रकाश के बीच दरार पैदा कर सकता था। अंजलि ने कमरे में लगे आईने के पास जाकर खुद को नापा। वह 1 सेंटीमीटर लंबी हो गई थी। उसके बाल भी अब कंधों से नीचे आ रहे थे और उनमें चमक वापस आ रही थी। उसे खुशी हुई कि शहर की आबोहवा और उसका जादुई उपटन रंग ला रहा था। शाम को हवेली में शांति छा गई। अंकित ने बताया कि पेई जिंग अपने पिता को लेकर वापस चले गए हैं। अंजलि ने चैन की सांस ली। उसे डर था कि कहीं वह जिम्मेदारी वाला आदमी फिर से उसे न घेर ले। अंजलि ने अभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। उसका पूरा ध्यान अपने परिवार को आने वाले संकट से बचाना था। तभी आनंद प्रकाश हवेली पहुंचे और एक बड़ी खबर दी। माया ने सच में शादी कर ली है। उसका पति लिनहाओ ही है। लिनहाओ एक होनहार लड़का था और एक अच्छी सरकारी एजेंसी में काम करता था। आनंद प्रकाश चाहते थे कि अब अंजलि घर वापस आ जाए, पर अंजलि ने मना कर दिया। वह एक पल के गुस्से में हवेली नहीं आई थी, बल्कि यह उसकी सोची समझी चाल थी। अंजलि जानती थी कि लिनहाओ पिछले जन्म में भी माया का पति था, लेकिन इस जन्म में नियति का पहिया घूम गया था। पिछले जन्म में वे 2 साल बाद मिले थे, पर इस बार अंजलि के दबाव के कारण माया ने आनन फानन में ये कदम उठाया था। अंजलि के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसे पता था कि माया अब भी अंजलि को रास्ते से हटाने के सपने देख रही होगी, पर उसे नहीं पता था कि अंजलि अब वह मासूम लड़की नहीं रही। बदले की असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अध्याय 41, मिशन साइकेमोर लेन। अंजलि की अगली चाल। शाम की ठंडी हवा चल रही थी और ढलते सूरज की किरणें हवेली के बरामदे को सुनहरा कर रही थी। अंजलि एंड जिक्सिया को बाहर निकलते देख दादाजी ने आवाज दी, बिटिया, इतनी देर कहाँ जा रही है? दादाजी, साक्षरता कक्षा, लिटरेसी क्लास जा रही हूँ। पिताजी ने कहा है कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अंजलि ने मासूमियत से जवाब दिया। दादाजी ने उसे जल्दी लौटने की हिदायत देकर विदा किया। साक्षरता कक्षा खत्म होने के बाद अंजलि घर जाने के बजाय दूसरी दिशा में चल पड़ी। रास्ते में उसे उसकी टीचर झाओ जिंगयुन मिली, जो अपने पति की साइकिल के पीछे बैठी घर जा रही थी। अंजलि, क्या हम तुम्हें घर छोड़ दें? टीचर ने पूछा। अंजलि को साइकिल चलाना नहीं आता था, इसलिए वह राजी हो गई। बातों बातों में उसने बताया कि वह साइकेमोर लेन, लुकुस टेलेक में सुपरवाइजर लियांग से मिलने जा रही है। ये सुनते ही साइकिल चला रहे व्यक्ति ने अचानक ब्रेक मार दिए। साइकिल चलाने वाला शख्स कोई और नहीं, खुद सुपरवाइजर लियांग थे। अंजलि ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए मासूम चेहरा बनाया। क्या क्या आप ही सुपरवाइजर लियांग हैं? मैंने सुना था कि आपकी पत्नी की तबीयत खराब है और उन्हें इलाज के लिए असली जिनसेंग, एक कीमती जड़ी बूटी की जरूरत है। लियांग साहब की आंखों में चमक आ गई, पर वे सतर्क भी थे। तुम्हें कैसे पता? और तुम जिनसेंग कहाँ से लाई? अंजलि ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। मेरे भाई डॉक्टर हैं, मैंने उन्हें किसी के लिए जिनसेंग ढूंढते सुना था। ये जिनसेंग मेरे पास है, मैंने गांव में खुद खोदा था। मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार को पता चले। मैं बस इस जिनसेंग के बदले एक अदद नौकरी चाहती हूँ। मैंने सुना है कि जिनसेंग से नौकरी मिल सकती है। अंजलि ने जानबूझकर माया एंड मेहुन और गांव परिवार के जुल्मों की कहानी को थोड़ा नमक मिर्च लगाकर सुनाया ताकि वे उस पर तरस खाएं।
असल में अंजलि को अपने पिछले जन्म की यादों से पता था कि लियांग साहब की पत्नी बीमार है और उन्हें इस जड़ी बूटी की सख्त जरूरत है। सुपरवाइजर लियांग ने अंजलि की हालत देखी। उन्हें आन जिंगजी अंजलि के पिता पर गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी सगी बेटी को इतना लाचार छोड़ दिया कि उसे नौकरी के लिए अपना कीमती जिनसेंग बेचना पड़ रहा है। दूसरी तरफ वे और उनकी पत्नी सालों से एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, जिसके कारण उनकी पत्नी की सेहत खराब हो गई थी। अंजलि की मासूमियत और बेबसी ने लियांग साहब का दिल पिघला दिया। अंजलि को पता था कि अब उसकी नौकरी का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। वह केवल बदला ही नहीं ले रही थी, बल्कि अपनी नई जिंदगी की बुनियाद भी मजबूत कर रही थी। अध्याय 42, कामयाबी की खुशी और पेई जिन की अचानक एंट्री। क्या तुम जिनसेंग साथ लाए हो? लियांग झीवे सुपरवाइजर लियांग ने अंजलि को गौर से देखा। उसे अंजलि की मासूमियत पर भरोसा तो हो रहा था, पर बिना सबूत के वह कोई वादा नहीं करना चाहता था। अंजलि ने तुरंत अपने बैग में हाथ डाला, पर लियांग ने उसे रोक दिया। यहाँ नहीं, चलो उस अंधेरे कोने में चलकर बात करते हैं। वे तीनों पेड़ों के झुरमुट के पीछे चले गए जहाँ चांदनी भी कम पहुंच रही थी। अंजलि ने अपने बैग से लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना जिनसेंग निकाला। लियांग ने उसे रोशनी में ले जाकर देखा। वह अवाक रह गया। उसकी पत्नी झाओ जिंग्युन पिछले गर्भपात के बाद से बहुत कमजोर हो गई थी। लियांग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसे ठीक करने के लिए सालों से असली जिनसेंग की तलाश में था। क्या तुमने इसकी जांच करवाई है? ये कितना पुराना है? लियांग ने पूछा। नहीं साहब, मैंने इसे गांव में खुद खोदा था और डर के मारे घर पर ही सुखाकर छिपा दिया था, अंजलि ने डरी हुई आवाज में कहा। लियांग ने सौदा तय किया। ठीक है, जिनसेंग मुझे दे दो। कल मैं इसकी जांच करवाऊंगा। अगर यह असली निकला, तो मैं तुम्हें इसके बदले शहर में एक पक्की सरकारी नौकरी दिलवा दूंगा। अंजलि की आंखों में चमक आ गई। सच में, आप झूठ तो नहीं बोलेंगे? मैंने सुना है जिनके पास नौकरी नहीं होती, उन्हें शहर से निकाल दिया जाता है। लियांग हंस पड़ा। अंजलि की भोली बातों ने उसे यकीन दिला दिया कि वह कोई चाल नहीं चल रही। झाओ जिंग्युन ने प्यार से पूछा, बेटा, तू किस तरह की नौकरी करना चाहती है? अंजलि ने पहले से सोच रखा था। मैम, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। मेरे तीसरे भाई जिस अस्पताल में है, उसके पास एक सरकारी रेस्टोरेंट, गवर्नमेंट रेस्टोरेंट है। अगर मुझे वहाँ रसोइया, कुक बनने का मौका मिले, तो मैं बहुत खुश होंगी। लियांग समझ गया कि लड़की चतुर है। आनंद परिवार जैसे ऊंचे खानदान की बेटी रसोइया बनना चाहती थी। ये सुनकर उसे थोड़ी हैरानी हुई, पर उसने हामी भर दी। ठीक है, कल दोपहर को पीस रोड वाले रेस्टोरेंट में मुझसे मिलना। अगर सब ठीक रहा, तो कल ही तेरी नौकरी पक्की। अंजलि ने झुककर प्रणाम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत नेक इंसान हैं। लियांग को नेक सुनकर हंसी आई, क्योंकि लोग उसे अक्सर धूर्त और चालाक कहते थे। वापस जाते समय लियांग की पत्नी ने उसे टोका, सुनिए, कल उसे नौकरी के साथ 200 युआन भी दे देना। बेचारी ने बहुत दुख झेले हैं। लियांग मान गया, क्योंकि उसे पता था कि जिनसेंग की कीमत नौकरी और चंद रुपयों से कहीं ज्यादा है। इधर अंजलि खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही वह लियांग दंपति से दूर हुई, वह रास्ते पर उछलने कूदने लगी। उसे लगा कि कोई देख नहीं रहा है, इसलिए वह मजे में हाथ पांव मारकर नाच रही थी। उसकी पहली चाल कामयाब रही थी। अब बस माया एंड मेयुन के बर्बाद होने का इंतजार था। तभी अचानक एक साइकिल उसके सामने आकर रुकी। अंजलि एकदम पत्थर की मूर्ति बन गई। सामने साइकिल पर पेई जिंग बैठे थे, जो उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। बड़ी खुश लग रही हो। क्या मिल गया अंधेरे में? पेई जिंग की गहरी आवाज ने अंजलि के होश उड़ा दिए। अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी पागलों वाली हरकतें पेई जिंग ने देख ली हैं। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, ये आदमी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। अध्याय 43, पेई जिंग का बायोडेटा और दादी का कड़ा रुख। अंजलि एंड जिक्सिया ने खुद को संभाला और अपने बैग की पट्टियों को कसकर पकड़ लिया। क्या इत्तेफाक है, अंकल पेई? इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
पेई जिंग ने साइकिल रोकी और अंजलि की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं खास तौर पर तुमसे बात करने आया हूँ। अंजलि ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा, अंकल पेई, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बात करने के लिए कुछ है। शायद आप किसी गलत इंसान को ढूंढ रहे हैं। पेई जिंग ने इस बार हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा, मेरा नाम पेई जिंग है, उम्र 26 साल। मैं सेना में डिप्टी रेजिमेंटल ऑफिसर हूँ और मेरा मासिक वेतन 56 युआन है, साथ ही कई सरकारी भत्ते भी मिलते हैं। भले ही तुम उस रात की बात न मानो, पर यह तुम्हारे भविष्य का सवाल है। मैं तुम्हें सोचने का समय दे सकता हूँ। जब तक मैं शादी नहीं करता, मेरा ये प्रस्ताव शादी का तुम्हारे लिए खुला है। अंजलि दंग रह गई। 70 के दशक में 56 युआन एक बहुत बड़ी रकम थी और पेई जिंग का पद भी काफी ऊंचा था। पर वह किसी जिम्मेदारी के कारण शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा ना, आप गलत इंसान के पास आए हैं। पेई जिंग ने बस इतना कहा, ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने अंजलि को साइकिल चलाना सिखाने का ऑफर दिया, जिसे अंजलि ने विनम्रता से ठुकरा दिया। अंजलि के मन में भविष्य के सपने थे। 7 साल बाद जब देश बदलेगा, तब वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसे किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं थी। वह तो खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहती थी। अगली सुबह हवेली में सुमित्रा, जो नान और माया एंड मेयुन आ पहुंचे। साथ में नन्ही वेन किंग भी थी। सुमित्रा का लहजा आज थोड़ा नर्म था। पिताजी, मैं अंजलि को वापस बुलाने आई हूँ। माया ने शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया है और कुछ ही दिनों में वह अपने ससुराल चली जाएगी। उसके जाने के बाद तो अंजलि को घर लौट आना चाहिए। माया ने मासूमियत का मुखौटा पहनकर कहा, अंजलि दीदी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती। अब मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, तो क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मानेंगी? अंजलि ने दो टूक जवाब दिया, तुम मुझसे किस हक से ये बातें कह रही हो? मेरा और मेरे माता पिता का रिश्ता निजी मामला है, इसमें दखल देने वाली तुम कौन होती हो? ये दयालुता का नाटक मेरे सामने मत करो, मुझे इससे घिन आती है। अंजलि, सुमित्रा चिल्लाई, इतनी बदतमीजी मत करो। क्या तुम्हारा आक्रामक रवैया तुम्हें एक झगड़ालू औरत जैसा नहीं दिखाता? तभी दादी कमरे से बाहर निकली। उनका चेहरा सख्त था। सुमित्रा, क्या तू भूल गई कि अंजलि कौन है? वह मेरी पोती है जिसे मैंने 9 महीने कोख में पलते और पैदा होते देखा था। सुमित्रा सकपका गई। माँ, मुझे याद है, पर मैंने माया को बचपन से पाला है। मैं बस चाहती हूँ कि सब मिलकर रहें। दादी ने कड़े शब्दों में कहा, सब कुछ तेरी मर्जी से नहीं होगा। अंजलि की बातें कड़वी जरूर हैं, पर उनमें सच्चाई है। तू जा और शांति से सोच कि तुझे अपनी सगी बेटी के साथ कैसा बर्ताव करना है। जब अंजलि को सही सम्मान देने की हिम्मत आ जाए, तभी उसे लेने आना। वरना हम बुढ़े अभी जिंदा हैं, हम अपनी पोती को पाल लेंगे, वह भूखी नहीं मरेगी। दादी के इस कड़े रुख ने सुमित्रा और माया की बोलती बंद कर दी। अंजलि ने गर्व से अपनी दादी की ओर देखा। अध्याय 44, रसोइया बनने का सपना और लियांग साहब का इनाम। हवेली से निकलते समय सुमित्रा छो नान का दिल बैठा जा रहा था। अपनी सास की कड़वी मगर सच्ची बातों ने उसे आईना दिखा दिया था। रास्ते में उसने माया एंड मेयुन से पूछा, माया, सच बता, क्या तूने आज जानबूझकर वे बातें कही ताकि अंजलि को गुस्सा आए? माया ने दुखी होने का नाटक किया। माँ, क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं? क्या अब मैं इस परिवार के लिए पराई हो गई हूँ? सुमित्रा ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सगी बेटी और गोद ली हुई बेटी के बीच किसे चुने। वह अपनी उलझन में इतनी खोई थी कि नन्ही वेन किंग को हवेली में ही भूल गई और आधे रास्ते से उसे लेने वापस मुड़ी। इधर हवेली में अंजलि अपनी अगली योजना पर काम कर रही थी। उसने रसोई में जाकर खास मूंग दाल की रोटियां, मूंग दाल केक्स बनाई और उन्हें तेल लगे कागज में लपेटकर एक पोटली तैयार की। दोपहर को वह पीस रोड स्थित सरकारी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची। लियांग साहब अपनी साइकिल पर वहां आए। उन्होंने अंजलि को एक सुनसान कोने में बुलाया और खुशखबरी दी। अंजलि, मैंने जिनसेन की जांच करवा ली है। वह असली है। अब नौकरी की बात करते हैं। देखो, अगर तुम वेटर बनती हो,
तो शुरुआती तनख्वाह 24.6 युआन मिलेगी। लेकिन अगर तुम प्रशिक्षु रसोइया ट्रेनी शेफ बनती हो तो पहले साल सिर्फ 18.5 युआन मिलेंगे, जो हर साल 2 युआन बढ़ेंगे। 3 साल बाद तुम मास्टर शेफ बनोगी और तुम्हारी पगार 36 युआन होगी। तुम खुद फैसला करो। अंजलि ने बिना हिचकिचाए कहा, साहब, मैं रसोइया ही बनना चाहती हूँ। लियांग साहब उसकी सादगी से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी जेब से 200 युआन निकाले और अंजलि की हथेली पर रख दिए। यह लो, जिनसेन के बदले नौकरी तो मिल गई, पर मैं नहीं चाहता कि कोई कहे कि लियांग ने एक बच्ची का फायदा उठाया। ये पैसे रख लो। अंजलि ने पहले मना किया, पर लियांग साहब के जोर देने पर ले लिए। असल में लियांग साहब जानते थे कि उस जिनसेंग की कीमत बाजार में 1000 युआन से भी ज्यादा थी, पर वे इसे अपनी पत्नी की सेहत के लिए रख रहे थे। अंजलि ने अपनी बनाई मूंग दाल की रोटियां उन्हें भेंट की। साहब, आपने मेरी बहुत मदद की है। ये छोटी सी भेंट आपके और टीचर झाओ के लिए है। लियांग साहब को अंजलि बहुत भोली और दयालु लगी। उन्होंने चलते चलते पूछा, बेटा, गांव परिवार के उन बच्चों का क्या करना है जिन्होंने तुझे गांव में तंग किया था? अगर तू कहे तो मैं उनसे बदला ले सकता हूँ। अंजलि ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, नहीं साहब, रहने दीजिए। उनके माता पिता पहले ही जेल में हैं, अब उन पर क्या सितम ढाना। मैं अतीत को भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। अंजलि की इस महानता ने लियांग साहब का दिल जीत लिया। उन्हें लगा कि यह लड़की वाकई हीरा है, पर वे यह नहीं जानते थे कि अंजलि की यह मासूमियत उसकी उस बड़ी बिसात का हिस्सा थी, जिसमें वह धीरे धीरे शहर के ताकतवर लोगों को अपना कर्जदार बना रही थी। अंजलि मन ही मन मुस्कुराए। पहला पड़ाव पार हो गया था। अब बारी थी माया और लिन हाओ के उस सुखी वैवाहिक जीवन में आग लगाने की। अध्याय 45। बिसात का अगला मोहरा रसोया और राज। लियांग साहब अपनी साइकिल को धक्का देते हुए अंजलि के साथ चल रहे थे। अंजलि ने बड़ी मासूमियत से कहा, साहब, शिक्षिका झाओ, टीचर झाओ, बहुत ही नेक दिल इंसान है। उनकी आवाज सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी अपनी माँ का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए था। अंजलि के इन शब्दों ने लियांग साहब के दिल के जख्म को रेत दिए। अंजलि यह बात जानती थी क्योंकि उसे अपने पिछले जन्म से याद था कि अनाथ लियांग को झाओ जिंगयुन ने ही सड़कों से उठाकर सहारा दिया था। बाद में लियांग ने ही झाओ परिवार को बर्बाद किया था, जिसके सदमे में झाओ का गर्भपात हो गया और उनकी कोख हमेशा के लिए सूनी हो गई। लियांग अपनी पत्नी से प्यार तो बहुत करता था, पर उसका अपराधबोध गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। जब वे सरकारी रेस्टोरेंट पहुंचे तो लियांग साहब ने हेड शेफ को आवाज दी, ओहे लिन, जरा बाहर आ। रेस्टोरेंट के हेड शेफ शेफ लिन बाहर आए। लियांग साहब ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। शेफ लिन ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा। लियांग साहब ने कहा, यह मेरी भतीजी अंजलि है। अब इसे तुझे ही तराशना है, लापरवाही मत करना। शेफ लिन ने सिर हिलाया। लियांग साहब के जाते ही उन्होंने अंजलि को रसोई में बुलाया। क्या तू सब्जियां काटना जानती है? अंजलि ने आत्मविश्वास से हाँ कहा। तभी शेफ लिन ने एक ऐसा धमाका किया कि अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई, कम से कम नाटक के लिए। उन्होंने कहा, लड़की, तू जानती है मैं कौन हूँ? मैं माया एंड मेयुन का सगा बाप हूँ। अंजलि ने सिर झुका लिया और खामोश खड़ी रही। शेफ लिन हंस पड़े। अब बता, क्या तू अब भी मुझसे खाना बनाना सीखना चाहती है? अगर नहीं, तो मैं लियांग साहब से कहकर तेरा तबादला कहीं और करवा दूंगा। अंजलि ने कुछ पल सोचा और फिर दृढ़ता से उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, गुरुजी, मुझे बस हुनर सीखना है ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। माया से मेरा जो भी झगड़ा हो, उससे आपके और मेरे सीखने के रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या आप मुझे सिखाएंगे? शेफ लिन अंजलि की हिम्मत देखकर दंग रह गए। देख, मैं एक रसोइया हूँ। बच्चों की अपनी किस्मत होती है, मुझे उनकी राजनीति से मतलब नहीं। पर अगर तू मेरी शागिर्द बनी, तो मैं बहुत सख्त उस्ताद हूँ। काम में गलती हुई तो डांट और मार दोनों पड़ेगी। सहन कर पाएगी? जी गुरुजी, मैं हर मुश्किल सहूंगी, अंजलि ने वादा किया। अंजलि मन ही मन मुस्कुराए। यह उसकी सबसे बड़ी चाल थी।
माया के अपने पिता को ही अपना उस्ताद और ढाल बनाकर वह माया को ऐसी चोट देने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। अंजलि को पता था कि माया का पति लिन हाओ और शेफ लिन के बीच भी कुछ अनबन है और वह इसी दरार का फायदा उठाने वाली थी। अध्याय 46 जादुई क्रिस्टल और भाई का प्यार। अंजलि एंड जिक्सिया को शेफ लिन की दृढ़ता पसंद आई। उसने अपनी नौकरी का रोजगार प्रमाण पत्र, जॉब सर्टिफिकेट लिया और रेस्टोरेंट से निकल गई। उसे जल्द ही गांव जाकर अपना नाम राशन कार्ड और पंजीकरण से हटवाकर शहर में जुड़वाना था। वह नहीं चाहती थी कि इस काम में सुमित्रा या माया दखल दे, इसलिए उसने सीधे अपने पिता आनंद प्रकाश एंड जेंगशी से उनके स्कूल जाकर मिलने का फैसला किया। हवेली लौटकर अंजलि ने दोपहर का खाना खाया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह अपने जादुई स्पेस में दाखिल हुई। स्पेस में फसलें लहलहा रही थीं। यहाँ समय बाहर के मुकाबले बहुत तेज चलता था। बाहर का 1 महीना यहाँ के 4 महीनों के बराबर था। मुर्गियां, बत्तखें और सुअर के बच्चे अब बड़े हो रहे थे। अंजलि ने ताज़ा नारियल पानी पीते हुए अपना ट्रेडिंग डिवाइस खोला। तभी उसकी दोस्त आई एम नॉट ए ज़ॉम्बी का मैसेज आया। उसने एक अजीब सी चीज भेजी, प्राइमरी ज़ॉम्बी क्रिस्टल। ये एक पारदर्शी हीरे जैसा पत्थर था जो ज़ॉम्बी के दिमाग से निकलता था। उस सर्वनाश वाली दुनिया में अब ज़ॉम्बी विकसित हो रहे थे और उनके पास शक्तियां आ रही थीं। अंजलि को एहसास हुआ कि ये पत्थर कोई साधारण चीज नहीं बल्कि ऊर्जा का बड़ा स्रोत है। उसने अपनी दोस्त को बदले में ढेर सारे ताज़ा नारियल भेजे। स्पेस से बाहर आने पर अंजलि की मुलाकात अंकित एंड शियांग से हुई। चौथे भाई, क्या आप आज खाली हैं? अंकित मुस्कुराया, बिल्कुल। मैंने फौज में भर्ती के लिए नाम लिखवा दिया है और कुछ दिनों में निकल जाऊंगा। बता, तुझे कहाँ जाना है? अंजलि ने उसे अपनी नौकरी के बारे में बताया। ये सुनकर अंकित का चेहरा उतर गया। अंजलि, क्या तुझे पैसों की तंगी है? मैं फौज में जाकर तुझे अपना भत्ता भेजूंगा, पर तू रेस्टोरेंट में रसोइया क्यों बनना चाहती है? वह बहुत थका देने वाला काम है। वहां तुझे गुरु की मार और डांट सहनी पड़ेगी, और धुआं आग लग। 70 के दशक में किसी का शागिर्द, अप्रेंटिस, बनना आसान नहीं था। गुरु को पिता समान मानकर उनके घर के बर्तन तक मांजने पड़ते थे, तब जाकर कोई हुनर सिखाता था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, आप उम्र भर मेरा बोझ नहीं उठा सकते। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मुझे खाना बनाना पसंद है और मैं इसी में अपना नाम कमाना चाहती हूँ। अंकित की आंखों में चिंता थी, पर अंजलि की हिम्मत देखकर उसने उसे पिता के स्कूल ले जाने के लिए साइकिल निकाल ली। उसे नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन ने पहले ही माया के सगे पिता को अपना गुरु बना लिया है और यह उसकी एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। अध्याय 47 गांव वापसी और पुरानी यादें। अंकित भाई, मैं अब सबसे अलग हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं गई और मुझे खाना बनाना पसंद है। जिंदगी बहुत लंबी है, मुझे वही काम करना चाहिए जिसमें मेरा मन लगे, अंजलि ने शांत स्वर में कहा। अंकित एंड शियांग को अपनी बहन की सादगी देखकर बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसकी बहन को तो राजदुलारी बनकर रहना चाहिए था, पर वह खुद मेहनत करना चाहती थी। उसने अंजलि का कंधा थपथपाया। ठीक है अंजलि, अगर तू काम करना चाहती है तो कर। पर याद रखना, तेरा भाई हमेशा तेरे पीछे खड़ा है। अगर कोई तुझे तंग करे या तू थक जाए, तो बस मुझे बता देना। अंजलि भावुक हो गई। अंकित उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर पिता आनंद प्रकाश एंड जेंगशी के स्कूल ले गया। आनंद प्रकाश अपने ऑफिस में चाय पी रहे थे। जब उन्होंने अंजलि की नौकरी के बारे में सुना, तो वे हैरान रह गए। लियांग साहब की सिफारिश और शेफ लिन तेरे गुरु बनेंगे। आनंद प्रकाश थोड़े असहज थे। वे जानते थे कि लियांग साहब जैसे लोग बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करते। साथ ही उन्हें ये भी पता था कि शेफ लिन, माया एंड मेयुन के सगे पिता हैं। अंजलि, क्या तू जानती है कि शेफ लिन और माया का क्या रिश्ता है? पिता ने पूछा। अंजलि ने सच्चाई छिपाना ठीक नहीं समझा। जी पिताजी, मुझे पता है। पर गुरुजी ने कहा है कि वे बच्चों के आपसी झगड़ों में नहीं पड़ेंगे। और मैं सिर्फ इसलिए अपना हुनर नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे माया पसंद नहीं है।
आनंद प्रकाश उसकी परिपक्वता देखकर दंग रह गए। उन्होंने अंकित को आदेश दिया कि वह अंजलि को लेकर तुरंत आनले गांव जाए और वहां के सरपंच से मिलकर अंजलि का नाम राशन कार्ड और कागजात से कटवाकर शहर के नाम करवा ले। जाते समय अंजलि ने अपने पुराने बैग में सुमित्रा की खरीदी हुई एक शर्ट और पैंट रख ली। उसे गांव की सहेली झो जीजी को भी तोहफा देना था। रास्ते में अंकित उसे समझाता रहा, अंजलि, कभी पैसों की तंगी हो तो बेझिझक मांग लेना। माया तो माँ से सब कुछ मांग लेती है, तू संकोच मत करना। अंजलि ने सिर्फ सिर हिलाया। वह जानती थी कि सुमित्रा और उसके बीच अभी भी एक अनकही दीवार है। उसे असली प्यार और दुलार तो सिर्फ अपनी दादी से मिला था। जब वे आनले गांव पहुंचे तो सरपंच उन्हें देखकर थोड़े शर्मिंदा हुए। गांव परिवार की करतूतों की वजह से पूरे गांव की बदनामी हुई थी। सरपंच ने बिना किसी देरी के अंजलि के कागजात तैयार कर दिए और मुहर लगा दी। अंजलि ने गांव परिवार के उन बच्चों, उसके कथित भाई बहनों के बारे में भी पूछा। पता चला कि उनके माता पिता के जेल जाने के बाद गांव में उनकी खूब थू थू हो रही है। गांव डालिन की सगाई भी टूट चुकी है। अंजलि के मन में उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, बस एक सुकून था कि न्याय हो रहा था। अब उसे अपनी सहेली झीझी से मिलना था और फिर शहर लौटकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। अध्याय 48 पुराने घर का हिसाब और अंजलि का खौफ। अंजलि उस छोटी सी कच्ची सड़क पर खड़ी थी, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे काले दिन बिताए थे। पुरानी यादें किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। चौथे भाई, मैं जरा गांव परिवार की हवेली घर के अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। आप यही दरवाजे पर मेरा इंतजार कीजिए, अंजलि ने अंकित एंड शियांग से कहा। अंकित को ये बात पसंद नहीं आई। उस नरक में देखने जैसा क्या है? और तू अकेली क्यों जाएगी? अगर उन कमबख्तों ने तुझे हाथ भी लगाया, तो मैं उनकी खाल उधेड़ दूंगा। अंजलि ने मुस्कुराकर उसे शांत किया। भाई, आप दरवाजे पर खड़े रहेंगे, यही मेरी सबसे बड़ी सुरक्षा है। वे आपकी परछाई से भी डरते हैं। अंकित अनिच्छा से मान गया। जैसे ही अंजलि गांव परिवार के गेट के पास पहुंची, अंदर छिपे गावडालिन और गांव की दूसरी बहन अंजलि की पुरानी दुश्मन के दिल धड़कने लगे। गांव वाले पहले ही उन्हें खबर दे चुके थे कि छोटी काऊ, अंजलि का पुराना नाम, शहर से लौट आई है। उन्हें डर था कि कहीं अंजलि बदला लेने न आई हो। गांव की दूसरी बहन ने अंजलि को सबसे ज्यादा तंग किया था। उसे डर था कि जैसे उसके माता पिता का मुंह काला करके पूरे गांव में घुमाया गया, कहीं उसके साथ भी ऐसा ही न हो। अंजलि ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलो, बड़े भाई, दूसरी बहन। मैं मिलने आई हूँ। माँ बाप तो जेल में हैं, अब क्या चाहिए? यहाँ से चली जा, ये तेरा घर नहीं है। गांव की दूसरी बहन की आवाज डर से कांप रही थी। अंजलि ने ठंडे लहजे में कहा, मैं दो विकल्प देती हूँ। या तो इज्जत से दरवाजा खोलो, या फिर मैं इसे तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। और याद रखना, अगर मैंने दरवाजा तोड़ा, तो गांव का कोई बड़ई तुम्हारे लिए नया दरवाजा नहीं बनाएगा। हार मानकर गांव डालिन ने अपनी बहन को धक्का दिया, जा, दरवाजा खोल, वरना ये लड़की सच में घर तहस नहस कर देगी। जैसे ही दरवाजा खुला, अंजलि ने देखा कि कभी रौब झाड़ने वाला ये परिवार अब दाने दाने को मोहताज था। घर का सारा कीमती सामान और छिपाया हुआ सोना चांदी पुलिस ले जा चुकी थी। रसोई में बस कुछ टूटे हुए बर्तन बचे थे। अंजलि ने अंकित को बाहर रुकने का इशारा किया और खुद अंदर दाखिल हुई। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई उसकी खतरनाक और बदले वाली छवि देखे। वह अपने भाई की नजरों में वही मासूम अंजलि बने रहना चाहती थी। अंजलि गांव की दूसरी बहन के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वह खौफ था जिसे देखकर दूसरी बहन के पसीने छूट गए। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? जब पैरों तले जमीन खिसकती है, तो दर्द होता है ना? अंजलि की आवाज कमरे में गूंज रही थी। अध्याय 49 आग में घी और अंजलि का उकसावा। दरवाजे पर अंकित एंड शियांग को खड़ा देख गांव की दूसरी बहन के पसीने छूट रहे थे। अंकित ने उसे चेतावनी भरी नजरों से देखा, अगर मेरी बहन को एक खरोंच भी आई, तो याद रखना। नहीं नहीं भाई साहब, मैं इसे अंजलि को कुछ नहीं कहूंगी,
दूसरी बहन ने हड़बड़ाकर कहा। अंजलि ने अंकित को बाहर रहने के लिए मना लिया और अंदर जाकर खुद दरवाजा बंद कर दिया। अंजलि ने देखा कि कभी रौब झाड़ने वाले गांव डालिन और उसकी बहन अब फटेहाल थे। अंजलि मुस्कुराई, तो बड़े भाई और दूसरी बहन कैसी गुजर रही है? मैंने तो शहर में अपना नाम पक्का करवा लिया है, अब मैं शहर की नागरिक हूँ। अंजलि की आंखों में चमक देखकर गांव डालिन का गुस्सा फूट पड़ा। छोटी घास, तुझे शर्म नहीं आती? माँ बाप ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तूने उन्हें जेल भिजवा दिया। क्या तेरा जमीर मर गया है? गांव की दूसरी बहन ने उसे कोहनी मारी। वह डालिन से ज्यादा शातिर थी। उसने अंजलि से कहा, इसकी बातों का बुरा मत मान अंजलि। सगाई टूटने से इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। तू बता, यहाँ क्यों आए है? अंजलि ने कुर्सी जो अब टूटी हुई थी की ओर देखते हुए कहा, बड़े भाई की बातें बेकार हैं। मैं यहाँ की शिकार हूँ, गुनहगार नहीं। और अगर तुम दोनों को गुस्सा निकालना ही है, तो उस पर क्यों नहीं निकालते जो तुम्हारी इस हालत के लिए जिम्मेदार है? तुम यहाँ दाने दाने को मोहताज हो और माया एंड मेयुन शहर में बड़े घर में ऐश कर रही है। आखिर उसी की खुशी के लिए तुम्हारे माँ बाप ने ये सब किया था ना। अब वो तो मजे में है और तुम यहाँ जेल जाने के डर से कांप रहे हो। अंजलि के इन शब्दों ने गांव की दूसरी बहन के दिल में आग लगा दी। उसे पता था कि अंजलि सही कह रही है। माया ने ही उनके माता पिता को उकसाया था कि वे अंजलि को बेच दें ताकि वह हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। अब माया सुरक्षित थी और वे बर्बाद हो चुके थे। दूसरी बहन समझ गई कि अंजलि उसे उकसा रही है। उसने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तू बहुत चालाक हो गई है अंजलि। तू चाहती है कि हम माया से जाकर भिड़ें, है ना? पर किसी घोड़े को दौड़ाने के लिए उसे घास तो खिलानी पड़ती है, मतलब हमें क्या मिलेगा? अंजलि ने पल्ला झाड़ लिया। मैंने यह नहीं कहा कि तुम मेरा काम करो। मैंने बस तुम्हें आईना दिखाया है कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। तुम जाओ या न जाओ, ये तुम्हारी मर्जी है। वैसे तुम्हारे घर की यह हालत देखकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। अंजलि ने बेबाकी से अपनी नफरत जाहिर की। वह पुरानी छोटी घास नहीं थी जो मार खाकर चुप हो जाती थी। अब वह एक आंधी थी। जब अंजलि ने दरवाजा खोला, तो अंकित बाहर कान लगाए खड़ा था। पकड़े जाने पर वह सकपका गया। अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई, भाई, हो गई बात। चलिए अब दादी के यहाँ चलते हैं। अंकित ने राहत की सांस ली। उसे अचरज हो रहा था कि उसकी छोटी बहन, जो 1 महीने पहले तक पीली और कमजोर दिखती थी, अब इतनी प्रभावशाली और निडर कैसे हो गई। उसके चलने के अंदाज और उसकी बातों में अब एक अलग ही रुतबा था। पीछे गांव की दूसरी बहन खड़ी अंजलि को जाते हुए देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जिसे वह कभी भी पीट देती थी। अंजलि का व्यक्तित्व अब किसी राजकुमारी जैसा चमक रहा था। अध्याय 50, बदले की आग और बहन का प्यार। अंजलि के जाने के बाद गांव परिवार के घर में सन्नाटा पसर गया। गांव डालिन ने अपनी बहन को घूरते हुए कहा, देखा तुमने? वह लड़की अंजलि हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके चली गई। क्या तुम सच में उसकी बातों में आकर माया एंड मेयुन से भिड़ने वाली हो? गांव की दूसरी बहन की आंखों में गुस्सा था। बड़े भाई, हम यहाँ दाने दाने को तरस रहे हैं और माया शहर में राजकुमारी बनी बैठी है। क्या उसे हमारी खबर नहीं होगी? फिर भी उसने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। अंजलि सही कह रही है, माया ही इस सब की जड़ है। अगर हम शहर जाकर उससे अपना हक मांगे, नौकरी और रहने की जगह, तो इसमें गलत क्या है? हम उसके सगे भाई बहन हैं, उसे हमारी मदद करनी ही होगी। स्वार्थ और लालच ने गांव भाई बहनों को एक कर दिया। वे अब माया के सुखद जीवन में तूफान लाने की योजना बनाने लगे। इधर अंजलि और अंकित एंड शियांग जो गांव की ओर चल दिए। रास्ते भर लोग अंकित का स्वागत कर रहे थे। वह गांव का चहेता था। जब वे झो परिवार के घर पहुंचे, तो अंजलि की चचेरी बहन जीजी अपनी भतीजी और भतीजे को गोद में लिए उनसे मिलने आई। अंकित भाई, अंजलि, तुम लोग इतनी देर से क्यों आ रहे हो? सूरज ढलने को है, जीजी ने खुशी से कहा। घर पहुंचकर जीजी ने उनके लिए चीनी वाला पानी बनाया। 70 के दशक में मेहमान को चीनी वाला पानी पिलाना बहुत बड़े सम्मान की बात थी।
अंकित बच्चों के साथ खेलने लगा और जीजी अंजलि को अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाते ही जीजी अंजलि को देखकर दंग रह गई। अंजलि, तू तो एक ही महीने में पहचान में नहीं आ रही। जब तू पिछली बार आई थी तब तेरे बाल उलझे थे, चेहरा खून से सना था और तू किसी भिखारी जैसी लग रही थी। पर अब तेरा चेहरा गुलाब की तरह खिल उठा है और तू कितनी सुंदर लग रही है। अंजलि मुस्कुराए और अपने थैले से एक नई कमीज और पैंट निकाली। बहन जीजी, पिछली बार आपने मुझे अपने कपड़े दिए थे। ये छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से आपके लिए है। जीजी उन कपड़ों को हाथ लगाते ही समझ गई कि ये बहुत कीमती और शहर के बड़े कारखाने में बने कपड़े हैं। अरे नहीं अंजलि, ये तो बहुत महंगे होंगे। मैं इन्हें नहीं ले सकती। तू इन्हें खुद पहन, शहर में तुझे इनकी ज्यादा जरूरत होगी। अंजलि ने जिद की, मैंने ये आपके नाप के ही खरीदे हैं। अगर आप नहीं पहनेंगी तो ये बर्बाद हो जाएंगे। जीजी भावुक हो गई, पर उसे एक चिंता सता रही थी। अंजलि, घर में मेरी भाभी और छोटी बहन युवान भी हैं। अगर मैं अकेले नए कपड़े पहनूंगी तो उन्हें बुरा लग सकता है। क्या हम इन्हें आपस में बांट लें? अंजलि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर्फ जीजी के बारे में सोचा था, पर एक संयुक्त परिवार में ऐसी चीजें अक्सर मनमुटाव पैदा कर देती हैं। उसे अब कुछ ऐसा करना था जिससे जो परिवार की बाकी औरतें भी खुश रहें और जीजी का मान भी बना रहे। दूसरा भाग भी अब पूरा हो चुका है। इन 50 अध्यायों में हमने देखा कि कैसे अंजलि एंड जिक्सियर ने न केवल अपनी पहचान वापस पाई, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से शहर में एक मजबूत आधार सरकारी नौकरी भी बना लिया। उसने माया एंड मेहुन के खिलाफ मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं और अपने स्पेस की शक्तियों का इस्तेमाल भी बखूबी कर रही है। अब तक की कहानी का सार रिकैप। अंजलि की चालाकी। उसने सुपरवाइजर लियांग की पत्नी की बीमारी का फायदा उठाकर कीमती जिनसेंग के बदले पक्की सरकारी नौकरी हासिल कर ली। दुश्मन का पिता अब गुरु। अंजलि ने जानबूझकर माया के सगे पिता शेफलिन को अपना उस्ताद चुना है, ताकि वह दुश्मन के घर के अंदर तक अपनी पहुंच बना सके। गांव परिवार का मोहरा। अंजलि ने अपने पुराने शोषकों गांव भाई बहनों को माया के खिलाफ भड़का दिया है, जिससे अब माया की शहर वाली जिंदगी में तूफान आने वाला है। भाई का प्यार। अंकित एंड शियांग अंजलि का सबसे बड़ा सहारा बनकर उभरा है, हालांकि वह अंजलि के बदले वाले रूप से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। आगे क्या होगा? प्रीव्यू ऑफ पार्ट 3। अगले भाग में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। माया की शादी का ड्रामा। क्या गांव भाई बहन शहर पहुंचकर माया की शादी में हंगामा करेंगे? रेस्टोरेंट में अंजलि का जलवा। क्या अंजलि अपनी कुकिंग और स्पेस के मसालों से शेफ लिन का दिल जीत पाएगी? पेई जिंग का प्रस्ताव। क्या अंजलि सेना के अधिकारी पेई जिंग के करीब आएगी या अपनी आजादी को ही चुनेगी?